सर कर उसी को डिकोड कर दीजिए। कर मतलब कर भिन्न प्राप्तियां, कर से भिन्न जो प्राप्तियां हैं वो 9% हैं। कर से भिन्न जो प्राप्तियां वो 9% हैं। उसके बाद जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क है वो 5% है, और उसके बाद जो रुपया है और मतलब सीमा शुल्क से आता है 4% है। ठीक है, ठीक है सर। ठीक सर। चलिए अब सर जी कर के उसी को कुछ इस तरह से लग रहा है, कर के वाईसी, कर के उसी, कर के उसी केवाईसी होती है ना। हाँ, तो कर केवाईसी होती है ना। केवाईसी भी तो ठीक ही है, केवाईसी, लेकिन कर केसी भी ठीक है, याद हो जाएगा, 2-4 बार बोलेंगे अपने याद हो जाएगा। 954 कर केसी 954। ठीक है, आ जाइए व्यय के संघटक पे। व्यय में क्या था? व्यय में कोड कौन बताएगा? कोड किसको याद है व्यय का? डी कार हो गया जी। सौरभ सर आप बताइए क्या था सर? TIS। हाँ सर हिंदी में करो ब्याज केंद्रीय क्षेत्र के वित्त पर। करो ब्याज केंद्रीय क्षेत्र के वित्त पर, कौन सा लिखना चाहेंगे आप लोग? करो ब्याज केंद्रीय क्षेत्र के वित्त पर, यही वाला आया था जो खर्च है ना, खर्च वाला ही आया था, बीच वाला उठा के। ठीक है, ये पहला मतलब पहले 4 नहीं पूछा, 20 से उठा के पूछा था, और 9% था, और वहां पे 8% दिया हुआ था। मुझे इतना याद है कि 9% या 8% वाला था, जो मतलब वही ऑप्शन सही था। ठीक है, दूसरे में कुछ बोलना है क्या आपको? चलिए, तो करो ब्याज केंद्रीय क्षेत्र के वित्त पर, करो ब्याज केंद्रीय क्षेत्र के वित्त पर, यानी करों में सबसे अधिक पैसा किसके जाता है? जो कर जो राज्यों को दिया जाता है उसमें 21% है। कितना है? 21 है। कितना? 21% है। उसके बाद करो ब्याज, ब्याज पे जाता है, ब्याज अदायगी में, ब्याज अदायगी में जाता है 19%। कितना जाता है? 19%। उसके बाद केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर है 16%, और उसके बाद जो है वित्त आयोग में है 9% है। इसका कोड क्या बनेगा? 21 19 16 2119 169। ठीक है, 21 19 169 ऐसे बना सकते हैं, 21 19 169, 21 19 169। ठीक, अब उसके बाद जो है देखिए क्या क्या बचा है? रक्षा बचा है और केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं बची हैं। ठीक है, तो रक्षा प्रायोजित, ठीक है, रक्षा योजना ऐसे बनाइए, रक्षा योजना पे, रक्षा योजना अर्थ पे बना सकते हैं कोड, रक्षा योजना अर्थ पे। ठीक है, रक्षा योजना अर्थ पे हो जाए। सौरभ सूर्यापन कुछ बोलना है क्या आपको? हाँ सर, कल क्लास कर नहीं पाए थे, आज क्या पढ़ा रहे हैं समझ में नहीं आ पा रहा है। पेज नंबर 96 मैम, आर्थिक समीक्षा। ओके ठीक है। रोहित सर आपको कुछ बोलना है क्या? सर ये जो आप रक्षा योजना वाले बता रहे हैं, तो उसके ठीक बगल में एक अन्य व्यय है, उस पे भी 9% का है। सर अन्य जो अन्य सुनिए, नहीं, अन्य व्यय जो हैं इसमें बहुत सारी मदें हैं। ठीक है, इसलिए वो नहीं पूछेगा, अन्य व्यय डायरेक्ट नहीं पूछेगा। वो छोटे छोटे, जैसे मान लीजिए जो छोटा छोटा व्यय है ना, उसे एक साथ मिला के कर दिया 9%। ठीक है, तो इसलिए उसे नहीं पूछेगा। आपको बस याद रखना जो अलग अलग मद हैं, मदों को पूछेगा। अन्य व्यय में बहुत सारी मदें शामिल होती हैं, वो अकेले में नहीं पूछेगा उसका। ठीक है, और आप लोगों को ये भी बता दें, पहले हम इसको नीचे वाला पढ़ते भी नहीं थे। हम 2017 से लेकर 2020 या 21 तक जो था, लगभग मेरा यही चलता था। लेकिन जब ये पूछ लिया तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी आगे बढ़ा लो, क्योंकि ये प्री में अगर नहीं पूछेगा तो मेंस में तो पक्का पूछ सकता है आरओ के। वैसे आरओ का मेंस जब आएगा तो फरवरी में नया बजट आ जाएगा, तो उसे नया पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये कोड वही रहता है, कोड नहीं बदलता है, याद रखिएगा। कोड जो है लगभग यही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा, बस ये जो आंकड़े हैं वो बदलते हैं, इसलिए हमेशा बना रहता है। ठीक है, रक्षा योजना अर्थ पे, रक्षा योजना अर्थ पे, इसका कोड क्या बनेगा? रक्षा योजना। ठीक है, तो 88 फिर क्या हो जाएगा? 64, 88 64। ठीक है, 88 64 रक्षा योजना अर्थ पे। सबको समझ में आ गया? अगर किसी को समझ में नहीं आया तो एक बार पूछ लीजिए, बता दें।
क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न पढ़ने की संभावना 99% है। मोहित सर, प्रवेश सर, सर पूरा कोड एक बार बता दीजिए। करो ब्याज के केंद्रीय क्षेत्र सुनिए। के वित्त पर अच्छा पूरा बोलते रहिए। रक्षा योजना अर्थ पे पर सुनिए। यही है। हाँ, करो ब्याज केंद्रीय क्षेत्र के वित्त पर, ठीक है, करो ब्याज केंद्रीय क्षेत्र के वित्त पर, रक्षा योजना अर्थ पे, रक्षा योजना अर्थ पे, ठीक। ये तो पहला सीक्वेंस हो गया। अब करो ब्याज केंद्रीय क्षेत्र का जो कोड बन रहा है केंद्रीय क्षेत्र के वित्त पर 21 19 16 21 19 169 21 19 169, ठीक है, 21 19 169। उसके बाद रक्षा योजना अर्थ पे क्या बन जाएगा 88 64, क्या बनेगा 88 64। प्रवेश सर कुछ बोलना है क्या, आपको पूछना है? नहीं सर, वो गलती हो गई। ओके ठीक है ठीक है, चलिए तो ये समझ में आ गया। किसी को भी कुछ सुनाया मैम? सर ये जो 21 19 169 जो आपने लिखवाया है वो मुझे सही समझ में नहीं आ रहा है। तो ठीक है हम समझा देते हैं। जो करों पे, करों और शुल्कों में राज्यों को जो हिस्सा है वो 21% है, यानी 100 पैसे में से 21 पैसा कर पे दिया जा रहा है, शुल्क में जो राज्यों का हिस्सा है, ठीक है, समझ में आया? यानी जो राज्यों का हिस्सा है वो 21% है सरकार के पास। जी जी अब समझ में आ गया? ये वाला आ गया। हाँ। अब जो ब्याज पे सरकार जो उधार ली हुई है विभिन्न जगहों से, उधार पे जो दे रही है टैक्स, उधार पे जो दे रहा है खर्च, वो जा रहा है कितना परसेंट 19%। अब समझ में आ गया? जी वो रक्षा और आर्थिक सहायता वाला ना सर? हाँ वो तो अलग है। अभी पहले तो ऊपर देखिए ना, ब्याज वाले पे, ब्याज पे 19 पैसा है ब्याज अदायगी में। ब्याज अदायगी जैसे करो ब्याज है ना, तो करो के बाद ब्याज, ब्याज पे 19 पैसा है, जी सर ठीक। ब्याज पे 19 पैसा है। फिर केंद्रीय क्षेत्र की जो योजनाएं हैं, यानी जैसे अभी हम लोगों ने कल बहुत सारी योजनाएं पढ़ी, मनरेगा पढ़ा था, हाँ। साथ में प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन पढ़ा, उसके बाद किसान सम्मान निधि योजना पढ़ा। ये सारी कैसी योजनाएं हैं? केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं। कैसी योजनाएं हैं? केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं, ठीक है। तो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर 16% व्यय है, ठीक। जी जी। लास्ट में आपने जो 9 लगाया वो कहाँ डिफाइन हो रहा है? मैम बता तो रहे हैं, जो वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के तहत जो गठित होता है, और अभी हाल ही में जो 16वां वित्त आयोग गठित हुआ है अरविंद पनगड़िया जी के निर्देशन में, जिसमें 4 अन्य सदस्य हैं, 4 अन्य सदस्यों के नाम आप लोगों को बताए जा चुके हैं, निश्चित रूप से देख लीजिएगा। उसका जो गठन है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है, और वो क्या करता है, केंद्र को कितने पैसे राज्यों को कैसे बांटना है, क्या ऊर्ध्वाधर पूल में हिस्सा होगा, वो सारी चीजों पर डिसाइड कौन करता है? वित्त आयोग करता है। कौन करता है? वित्त आयोग करता है। और वित्त आयोग जो है कहता है कि 9 पैसा वित्त आयोग के माध्यम से दिया जाएगा, ठीक है। यानी जो बजट कहता है कि वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं उसके अनुरूप 9 पैसा दिया जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय पूल में जो राज्यों की हिस्सेदारी है वो कितना पैसा जाता है ऊर्ध्वाधर हिस्सेदारी? कौन बताएगा? जी अश्विनी सर आप बताइए। 41%। वेरी गुड, 41%, ठीक है सुना है मैम। यानी 41% जो है वित्त आयोग का जो ऊर्ध्वाधर बोला कि पहले ये 42% था 14वें वित्त आयोग में, 15वें वित्त आयोग में चूंकि जम्मू कश्मीर चूंकि बन चुका था, जम्मू कश्मीर के लिए 1% क्या किया गया, कम कर दिया गया था। अब ये जो है 41% है। अब देखिए जो अरविंद पनगड़िया जी की अध्यक्षता में गठित हुई है नया वित्त आयोग, वो क्या सिफारिशें करती हैं, वो कितना करता है, ठीक है। अब समझ में आया? 9 जी सर हाँ गया। अब जो रक्षा है, अब जो रक्षा है, रक्षा क्षेत्र पे 8% है। अब ध्यान ये देना है कि केंद्र प्रायोजित योजना और केंद्रीय क्षेत्र की योजना में अंतर है। केंद्र के प्रायोजित योजना में क्या होगा कि केंद्र उसका प्रायोजन करती है, मतलब वो केंद्र के द्वारा प्रायोजित है लेकिन राज्यों के सहयोग से संचालित होती है। समझ में आ रहा है? केंद्रीय क्षेत्र की योजना में पूरा का पूरा जो व्यय है वो केंद्र करेगी, लेकिन केंद्र प्रायोजित जो योजना होगी उसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर व्यय करेंगे। समझ में आ रहा है? प्रदीप सर कुछ क्वेरी है क्या? अमित सर? सर ये कह रहे थे जो कोड है सर, इसमें अगर हम लोग आगे वो लगा दें जैसे कि व्यय और प्राप्ति के लिए एक डिफाइन कर लें कि कौन है, कहीं मिक्स ना हो जाए,
तो अगर हम आगे करो के पहले व्यय लगा दें, व्यय करो ब्याज, और उसमें लगा दें प्राप्ति भिक्कार, तो सर सही रहेगा? अगर आपको समझना हो तो कर लीजिए। हाँ, ऐसे क्लियर तो रहेगा सर कि कहीं ये ना हो जाए कि ये किसका है उस समय एग्जाम टाइम में, देखिए प्राप्ति का है कि अगर आप चाहते तो कर लीजिए, व्यय करो ब्याज केंद्रीय क्षेत्र के वित्त पर, व्यय जोड़ लो, प्राप्ति भिक्कार हो जाएगा। तो प्राप्ति मत लिखिए ना, व्यय याद रहेगा, प्राप्ति अपने आप जुड़ा रहेगा। हाँ एक चीज, हाँ ठीक है, व्यय लिख सकते हैं आप अगर समझना चाहते हैं, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो। ठीक है सर, ओके ठीक है। अब ये अगर प्रश्न आ जाए तो किसी का गलत होगा या फिर सही होगा? सही होगा। अब सही हो जाना चाहिए। अब देखते हैं किसका सही होगा। अभी हम कल परसों टेस्ट में ही हम पता कर लेते हैं। और अगर आप लोगों की अनुमति हो तो मैं सोच रहा हूँ कि 10-10 क्वेश्चन के करंट अफेयर्स के डाल दिया करूं रोज क्विज टाइप में। चलिए, बहुत सारे लोगों का आ रहा है कि 10-10 क्वेश्चन का क्विज टाइप का डाल दिया जाए, तो ठीक है, देखते हैं, कोशिश करते हैं। चलिए, वित्त वर्ष 2024 में व्यापार घाटा वित्त वर्ष 2024 में 2023 की तुलना में कम रहा है। चालू खाता घाटा जो है वो 2024 के दौरान जीडीपी का कुल 0.7% रहा। चालू खाता घाटा जो है 0.7% रहा है। बस एक बार देख के आगे बढ़ जाइए, ठीक है। जो चालू खाता घाटा है वो 0.7% है जीडीपी का, ठीक। भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 1993 के लगभग 288 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर वर्तमान में 2023 में 3.6 ट्रिलियन यानी 3.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर हो चुका है। जबकि भारत का लक्ष्य जो था 2024 तक कितने ट्रिलियन डॉलर का था, कौन बताएगा? 5 ट्रिलियन, ठीक है। लेकिन ये बढ़ा दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार भी अपनी, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार भी अपना 1 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य लेके चल रही थी, लेकिन उसे भी बहुत धीरे से बढ़ा दिया गया है, ठीक है। अब उसका भी टाइम बढ़ा दिया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन बनाने के लिए किसी के साथ समझौता किया गया, उसका क्या नाम है, कोई बताएगा क्या? कोई एजेंसी है, मोहित सर बताइए आप। डेलाइट कंपनी है। वेरी गुड, डेलाइट के साथ समझौता किया गया, आप लोग नोट कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर की बनाने के लिए डेलाइट के साथ समझौता किया गया। डेलाइट जो है विभिन्न जो मंत्रालय है, विभिन्न जो हमारी जो सहायक कंपनियां हैं, सहायक एजेंसियां हैं, उनके साथ सहयोग करके 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करेगा, ठीक है। आ जाइए, टर्म आउट। टर्म आउट क्या है? एक वित्तीय अवधारणा है जिसका उपयोग अल्पकालिक ऋण को दीर्घकालिक ऋण में स्थानांतरित करने हेतु किया जाता है, ठीक है। यानी अगर आपने अल्पकालिक ऋण लिया है, क्या लिया है? अल्पकालिक ऋण लिया है और उसे दीर्घकालिक ऋण में बदल दिया, उसे क्या बोलेंगे? टर्म आउट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टर्म आउट। जिससे कंपनियों को अपनी कार्यशील पूंजी में सुधार करने और कम ब्याज दरों को लाभ उठाने की अनुमति मिलती है, ठीक। इसमें रोहित सर, हिमांशु सर, कुछ बोलना है क्या आपको? सर ये डेलाइट कौन सी कंपनी हमने बताया? सर डेलाइट कंपनी का नाम है, कौन सी कंपनी है तो मुझे नहीं पता है, इसे तो आपको खुद खोजना पड़ेगा। ऑडिट करती है सर। ऑडिट का काम करती है? ऑडिट के लिए सर, ऑडिट का काम है। ओके, बिग फोर में। अच्छा। नहीं, मैंने जब पढ़ा था डेलाइट कंपनी के साथ, इसके बारे में नहीं पढ़ा था क्या था। अगर आप लोग बता रहे हैं कि ऑडिट कंपनी है, ठीक है। बस एग्जाम के लिए हमें याद करना डेलाइट, हमें उससे जाके ऑडिट नहीं करवाना अपना सबका, हम लोगों को बस डेलाइट याद रखिए, डेलाइट, ठीक है। चलिए, वर्तमान मूल्यों पर वित्त वर्ष 2024 में समग्र जीवीए में कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है, कृषि क्षेत्र की जो हिस्सेदारी 7.7% है, 27.6% है उद्योग की और 54.7% किसकी है? सर्विस सेक्टर की। इसे डेटा देख लीजिए, इसे रिलेटेड प्रश्न मतलब मिल सकता है। मतलब अर्थव्यवस्था में किसकी हिस्सेदारी सबसे कम है, सबसे दूसरे नंबर पर कौन है, सबसे ज्यादा किसकी है, ठीक है। उसका सकल कर राजस्व में जो अनुमान है 13.4% की वृद्धि का अनुमान है, ठीक है। मोटे तौर पर कहा जा रहा है कि सकल कर राजस्व का जो 55% हिस्सा प्रत्यक्ष कर से और 45% हिस्सा जो है अप्रत्यक्ष कर से आएगा। डायरेक्ट टैक्स आएगा 55% और 45% जो आएगा इनडायरेक्ट टैक्स से आएगा, ठीक। उसके बाद आगे देखिए, मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय स्थिरता। एफआरबीएम एक्ट भारत में कब आया था, कौन बताएगा? एफआरबीएम एक्ट कब आया था भारत में? और कोई हंड्रेड? 2000 में नहीं है मैम, नूतन मैम आप बताइए। 2003। वेरी गुड, 2003 में आया था। एनके सिंह की अध्यक्षता में कमेटी जो गठित हुई, उन्हीं की सिफारिश के आया था, उन्हीं की सिफारिशों के आधार पर आया था एफआरबीएम एक्ट 2003, जो कि भारत में फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा है उसको नियंत्रित करने के लिए लेकर था, ठीक है। तो मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता स्थिरता ही मूल मंत्र है।
ठीक है। भारतीय शेयर बाजार, बाजार पूंजीकरण और जीडीपी अनुपात के संदर्भ में विश्व में 5वां बाजार है। ठीक है, विश्व में 5वां सबसे बड़ा बाजार है। ठीक, विनियामक उपायों और वर्ष 2047 तक सभी के लिए बीमा हासिल करने के लक्ष्य के साथ भारत अगले 5 वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ती हुई बीमा बाजारों में से एक होगा। कोई मतलब नहीं है। आगे देखिए नीचे वाले में, वैश्विक स्तर पर भारत में उधार देने वाले ग्राहकों की संख्या के संदर्भ में भारतीय माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, यानी भारत का जो माइक्रो फाइनेंस जो है फील्ड है, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर जो है चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। ठीक है, चीन के बाद किस नंबर पर? दूसरे नंबर पर है। ठीक, उसके बाद आरबीआई, जिसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1935 में, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में। और आरबीआई भारत में जो है मौद्रिक नीति के बारे में यह निर्णय लेती है, वो आरबीआई का मतलब मौद्रिक नीति से संबंधित जो निर्णय लेने का काम करती है वो आरबीआई करती है। ठीक है, मुद्रा का प्रबंधन और मुद्रा को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। ठीक है, तो आरबीआई के द्वारा वित्त वर्ष 2025 और 2026 में जो महंगाई दर है, ठीक है, हेडलाइन इन्फ्लेशन के कम होकर क्रमशः 4% और 4.5% और 4.1% यानी 4.5% से लेके 2025 में 4.5% रहेगा जो महंगाई दर है, यानी हेडलाइन इन्फ्लेशन। और साथ में जो 2026 में रहेगा 4.1% है। ठीक है, आज जबकि आईएमएफ जिसकी स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी, आईएमएफ जिसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कौन बताएगा? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जी एसआरएमएम, आप बताइए। एसआरएमएम, रमेश सर आप बताइए। न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी है। मतलब रमेश सर आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। ठीक है, मतलब न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय है ये बताइए? यूनाइटेड नेशन का है ना? यूएन का। तब फिर आप कहाँ आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को लेके चले गए? चलिए, तो आईएमएफ द्वारा भारत के लिए जो मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन रेट है 2024 में 4.6%, 2025 में 4.2% है। तो आईएमएफ ने थोड़ा कम अनुमान लगाया है, जबकि आरबीआई ने थोड़ा सा ज्यादा लगाया, 4.5% है। अश्विनी सर, प्रोड्यूसर कुछ बोलना है क्या आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। बाह्य क्षेत्र यानी समृद्धि के मध्य स्थिरता, व्यापार में सुविधा, लॉजिस्टिक लागत में कमी संबंधी उपायों के कारण विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 139 देशों की सूची में भारत के 6 अंकों का सुधार हुआ है। और 2023 में भारत की जो रैंकिंग है 38 से बढ़कर 38 हो गई। 2023 में बढ़ के कितने हो गई? 38 हो गई है, जबकि 2018 में कितनी थी? 44 थी। कितनी थी? 44 थी। ठीक है, 2018 में, यानी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में कुल कितने देश हैं? 139 देश हैं। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक के द्वारा जारी किया। किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक, और वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो है 139 देशों में से भारत जो है 2023 में 38 नंबर पर है। किस नंबर पर? 38 नंबर पर है। अंकटाड जिसकी स्थापना हुई थी 1964 में, अंकटाड जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1964, 1964 में, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। कहाँ पर है? जिनेवा में। अंकटाड का जो नया नाम है वो क्या हो गया है? कौन बताएगा? अंकटाड का नया नाम क्या हो गया? जी, और कोई हैंड? एक मिनट विवेक सर रुक जाइए। जी नितिन बताओ। सर सी हट गया, यूएनटीएडी हो गया, यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए, तो अंकटाड इसकी बैठक अभी जो हुई, जिस बैठक में इसका नाम बदला गया, उस वक्त कहाँ हुई बैठक? ऋषु मैम सर आइडिया नहीं है, आई थिंक सर इसके हेडक्वार्टर पे ही हुई होगी। नहीं, कन्हैया सर, रोहित सर आप बताइए। सर दावोस में इसकी बैठक होती है ना? दावोस में इसकी बैठक नहीं होती है, दावोस में इसकी बैठक होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक हाँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होती है। इसकी बैठक कहाँ हुई नितिन? थोड़ा सा इसके पूरा याद कर रहा हूँ। अंकटाड जो बदला गया है, ये कनाडा वाली जगह पे हुआ था शायद, कनाडा में। देखो कनाडा में या कहीं यूरोप में था कुछ। पढ़ा हुआ है लेकिन याद नहीं आ रहा। वही तो है, एग्जाम में आ जाएगा तो पढ़ा हुआ से क्या मतलब है, एग्जाम में याद ना आए तो। एक बार पहले एग्जाम में याद आ जाएगा। जब अभी नहीं आता रहा तो एग्जाम में नहीं आता, इसलिए अभी तुरंत देखना है। देखो नितिन कहाँ हुई थी बैठक? अभी सर अभी विकल्प नहीं है ना सर।
चलिए, विकल्प से देख के कभी याद नहीं आता है, कंफ्यूजन वाली क्रिएट होती है। हम क्योंकि 2017 से दे रहे हैं ना, विकल्प देख के कंफ्यूजन होता है। मैं ध्रुव कार्यक्रम गलत किया हूँ 2021 में, ठीक है। सबको पढ़ाया, मेरे पढ़ाए हुए सारे स्टूडेंट सही करके आए, मैं गलत कर दिया क्योंकि मुझे रटा नहीं गया, वो रट नहीं पाए। और मैं लग रहा था मुझे ध्रुव हो सकता है, लेकिन बाद में मैंने मार दिया कुछ और वो गलत हो गया। सुमित भैया आते कहते तुम पढ़ाए थे, हम लोग सही किए, तुम्हारा गलत कैसे हो गया? हम क्या नहीं याद आ रहा था ना सर बारबाडोस नहीं सर, बारबाडोस में हुआ है। So the 4-day in-person event will be held in Barbados from May 21 to May 24, 2024. बारबाडोस में हुआ है सर। नितिन कहाँ तुम देख रहे हो? न्यू लोगो तो जिनेवा में लॉन्च हुआ है, जो यूएनटैट का न्यू लोगो। लोगो लॉन्च होना अलग चीज है, मतलब जिस बैठक में इसको बदला गया उसको देखो बस। रिज्यूमे में जो भी लोग देख रहे हैं या बाद में देख लीजिएगा, छोड़िए इसको। मतलब एक बार ग्रुप में डाला भी गया इसको, इसकी फोटो पड़ी हुई थी। अरे सर जिनेवा भी हुआ है, लास्ट टाइम डिस्कस हुआ था, इसीलिए मतलब मुझे। चलिए ठीक है, आ जाइए। अब देखिए नीचे आइए, विश्व व्यापार में भारत की रैंकिंग नीचे जो दिया हुआ, विश्व व्यापार में भारत की रैंकिंग वस्तु निर्यात में 21वां है। तो ठीक है, छोड़ दीजिए 21वां, 2022 में देखिए, यानी वस्तु निर्यात में यह है 18% है, वस्तु आयात में 9वां है, सेवाओं के निर्यात में 7वां है और सेवाओं के आयात में जो है 8वां है। ठीक, 2022 का देख लीजिए और कोई डेटा मत देखिएगा। वस्तु के निर्यात में भारत की जो रैंक है विश्व में, विश्व व्यापार में, वो 18th नंबर पे है। वस्तु के आयात में यानी जो इंपोर्ट है, ठीक है, इंपोर्ट में हम 9th नंबर पे है। सर्विस सेक्टर का जो निर्यात है यानी सेवाओं का जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट में 7th नंबर पर है, इंपोर्ट में 8th नंबर पे है। ठीक है, इसके बाद आइए अगले पेज पे। इसमें भी वो नहीं मिला, सबसे अधिक इंजीनियरिंग गुड्स पे खर्च होता है, जाता है। सबसे अधिक निर्यात किस चीज का करते हैं? चलिए आगे मिलना चाहिए, नहीं देखना पड़ेगा कहीं से उठा के इसको। आगे है सर, आगे है ना, चलिए जी सर। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक वस्तुओं के निर्यात में भारत की जो हिस्सेदारी 2024 में जो है 1.8% थी, ठीक है, और जबकि 2016 सर जिनेवा है, जिनेवा में ही एनिवर्सरी थी, उसी में इसको रीब्रांड किया गया और नया लोगो भी लॉन्च किया गया था। ठीक है, अंकटार का रीब्रांडिंग और नया लोगो जो लॉन्च हुआ है वो कहाँ हुआ? जिनेवा में हुआ, बस इतना देखिएगा। ठीक है, जिनेवा, तो जहाँ इसका मुख्यालय है, रेशू मैम ने आपने पैसा ही अनुमान लगाया था कि जहाँ इसका मुख्यालय है वहीं होगा। सर थोड़ा सा डाउट है सर, इसका जो नाम चेंज हुआ है ना वो जून में हुआ है, और सर जो नितिन सर बता रहे हैं वो मीटिंग जो हुई है इसकी सर वो सितंबर में हुई है, तो मे बी सर लॉन्च जो लोगो किया गया हो या वो सितंबर में किया गया हो। हाँ, तो मतलब रीब्रांडिंग की बात हो रही है। दिखा रहा है कि जून में भी एक जिनेवा में ही जून में एक मीटिंग हुई है 23 और 24 को। चलिए ठीक है, फिर हम देख लेंगे, फिर और हम आगे क्लियर करेंगे, क्रॉनिकल में मिल जाएगा। मतलब अप्रैल जून में हुआ है ना, तो जून में हुआ है तो जुलाई वाले क्रॉनिकल में मिल जाएगा मुझे। ठीक है, जुलाई अगस्त वाले में। चलिए आज वैश्विक वस्तुओं के निर्यात में भारत की जो हिस्सेदारी 2024 में 1.8% थी और 2016 से 2020 में ये 1.7% के आसपास थी। ठीक है, छोड़ दीजिए, बढ़िए आगे। चीन के बाद भारत का फुटवियर दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, फुटवियर उद्योग जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक। ठीक है, चीन के बाद भारत जो है फुटवियर उद्योग का दूसरा सबसे बड़ा है, यानी फुटवियर में नंबर 1 पे चीन है, दूसरे नंबर पर भारत है। ठीक, अब एक चीज और आप लोगों को बता दें, अगर मान लीजिए कोई चीज पढ़े हो और नहीं याद आ रही है, ठीक है, कोई चीज पढ़े हो और याद नहीं आ रही है, तो आपको मतलब हम इकोनॉमिक्स के डेटा से अब थोड़ा सा कोरिलेट कर रहे हैं कि दलहन केला, ठीक है, दलहन केला दूध और द केदू जूम मसाला, ठीक है, इसमें भारत जो है नंबर 1 पे है। इसके अलावा मतलब 10 चीजों को हम एक चीज एक साथ बताएंगे, वो क्या होगा? उसमें भारत जो है दूसरे नंबर पर है, चाइना पहले नंबर पर है। ठीक है, उसके बाद जो भारत जो है तीसरे नंबर पर है, ज्वाना रेत है यानी ज्वार है, नारियल है, और फिर रेपसीड सरसों है, और तो से तंबाकू है। भारत तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को एक साथ बता दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि संडे को इकोनॉमिक्स का ये जो डेटा है आप लोगों तक उपलब्ध करा दूं, कि अगर थोड़ा बहुत चेंज भी हुआ होगा
तो हम लोग उसे बाद में मतलब मॉडिफाई कर लेंगे, चेंज नहीं हुआ होगा तो ठीक है, अच्छी चीज है, मतलब हम लोग याद कर लें, क्योंकि अचानक से देने पे याद नहीं होगा डेटा, ये मुझे पता है, ठीक है। तो याद करा लिया जाए पहले कि भारत किन किन चीजों पे पहले नंबर पर है, किन किन चीजों पे दूसरे नंबर पर है, किन किन चीजों पे तीसरे नंबर पर है, और उसके बाद 2-3 फसलें हैं जिसमें भारत की कुछ और रैंक हो सकती है, तो उसको हम लोग अलग करके रखेंगे, ठीक है। तो भारत जो है फुटवियर में दूसरे नंबर पर है चाइना के बाद। स्मार्टफोन के निर्यात में, ठीक है, स्मार्टफोन के निर्यात में भारत 2014 में 23वें सबसे बड़े स्मार्टफोन निर्यातक में से बढ़ के 2022 में जो है 6वां सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बन गया है, ठीक है। यानी स्मार्टफोन के निर्यात में भारत किस नंबर पे आ चुका है, 6th पोजीशन पे आ चुका है, ठीक है। यानी जो ग्रोथ रेट है भारत में स्मार्टफोन का निर्यात का जो कुल उत्पादन है विश्व में, ठीक है, वो 31% से अधिक रहा है। भारत में अब आ गया है, भारत में सर्वाधिक निर्यात वस्तुएं हैं जो है इंजीनियरिंग सामान की रही हैं। किसकी रही हैं? इंजीनियरिंग सामान की रही है। इजी वस्तु का पूरा दिया नहीं है इस बार सही से, पढ़ते हैं आगे। भारत में सर्वाधिक निर्यात वस्तु जो है इंजीनियरिंग सामान है, इंजीनियरिंग गुड्स है। ये पूछा हुआ बार-बार प्रश्न। वीणा मैम कुछ बोलना है, वंशिता मैम कुछ बोलना है क्या आपको? ये सर इंजीनियरिंग सामान में मतलब क्या आएगा? मैम जो भी मतलब इंजीनियरिंग से रिलेटेड। नितिन बताओ, तुम इंजीनियर हो, बताओ। अमित सर और नितिन बताएंगे। टेक्नोलॉजी बेस्ड जो जी, जो सेमीकंडक्टर हो गया, जैसे सेमीकंडक्टर, कंप्यूटर्स के पार्ट्स हो गए, ये सब होगा सर। लैपटॉप, कंप्यूटर, बड़ी-बड़ी मशीनरी, बड़ी-बड़ी मशीनरी चीजें हो गई सर। वो तो कोर के हो गया ना कि इंजीनियरिंग हेडिंग है सर, तो इसमें अलग-अलग ब्रांच के भी चीजें हो सकती हैं। सबसे अच्छा है स्मार्टफोन पकड़ लीजिए, स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, इनका जो निर्यात है ये सब इंजीनियरिंग में आ जाएगा, ठीक है मैम। आईटी सेक्टर की है सर। हाँ, कि जो भी सर हम टेक्नोलॉजी जो हम लोग पढ़ते हैं, नॉलेज, उसको कन्वर्ट करके हम मतलब इस कम से कम रेट में जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, वही चीजें इंजीनियरिंग गुड्स, आईटी सेक्टर की मैक्सिमम चीजें होंगी सर। जी, इसीलिए बोला ना जी। इलेक्ट्रॉनिक निर्यात है, ठीक है। जो आप कंप्यूटर, लैपटॉप बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में आ जाएगा। ये इंजीनियरिंग निर्यात में जो मशीनरी है, जो सभी चीजें आ जाएंगी इंजीनियरिंग, क्योंकि चूंकि सर हेडिंग इंजीनियरिंग है, इसलिए सभी आ जाएंगी। आईटी एज वेल एज सभी चीजें आएंगी। निर्यात करता है विदेशों में, और कार के पार्ट्स हो गए, ट्रैक्टर के पार्ट्स हो गए, मैकेनिकल पार्ट्स भी हो जाएंगे। ठीक है, ये मैकेनिकल पार्ट इसमें, ठीक है मैम, इसको समझिए। नितिन रुक जाओ, सब लोग रुक जाइए। ये मैकेनिकल पार्ट जो आएगा इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आएगा स्मार्टफोन और ये सब आ जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में क्या आ जाएगा? ये स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, चार्जर, ये सब आ जाएगा, ठीक है। और इंजीनियरिंग में क्या आ जाएगा? जैसे ट्रैक्टर पार्ट्स, ये जो है ट्रक, ट्रैक्टर, और ये जो बड़ी-बड़ी जो कार कंपनियां हैं, इन सब का हो जाएगा। देखें, लेकिन इस बार सही से उस तरह से दिया नहीं जो 5 का देता है सीक्वेंस। इसको कहाँ से मिलेगा? घटनासार वाला आता है ना, घटनासार का आता है ना एक घटनासार। यस सर। घटनासार किसी के पास अगर हो तो आर्थिक समीक्षा, मेरे पास है। तो मैम उसको एक बार अगर आप देख पाइएगा तो देखिएगा कल, या तो मेरे पास भेज दीजिएगा, ठीक है। देखिए उसमें 5 का सीक्वेंस दिया है कि नहीं दिया है, क्योंकि ये 5 का सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें क्या था ना, मैंने जब शुरुआत में बनाया, इजी वस्तु का मजा परिवहन में जाता है, ठीक है, मेरा कोड ये था। तो लगभग यही रहता, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। इजी वस्तु यानी सर्वाधिक होता है इंजीनियरिंग गुड्स का, फिर आता है कि इजी वस्तु, ठीक है, इंजीनियरिंग गुड्स हो जाता है, उसके बाद वस्तु का निर्यात होता है, फिर इजी वस्तु का मजा, म से कुछ और है, ठीक है, मजा, परिवहन, उसके बाद परिवहन का आता है, फिर परिवहन में जाता है, ठीक है। और फिर ऐसे ही है वो, मतलब आयात और निर्यात का मतलब आता है बार-बार, कई बार पूछा हुआ है, ठीक है सर। इसी में आभूषण जरूरी भी है ना, इसीलिए उसमें पूरा बना हुआ है सर कोड, इसीलिए बता रहे हैं ना, वो पूरा कोड है। तो मतलब वो मैम अगर देखिएगा आपके पास हो तो मेरे पास भेज दीजिएगा, वो जरूरी है, नहीं तो मैं कहीं ना कहीं से खोज के निकालूंगा भारत में निर्यातित वस्तुएं कौन कौन सी हैं। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, मुझे इस पे था कि मुझे मिलेगा, चूंकि रुक गया कहीं बनाया सर, वही मैं सोच रहा हूँ ना। चलिए ठीक है, तो भारत में इसमें भी नहीं बनाया, घटनासार में भी, घटनासार में नहीं है इस तरह का कुछ नहीं, वैसे लिखा है बस, जैसे इसमें लिखा हुआ सर। 104 नंबर पेज पे घटनासार में, और 1.5 पेज में खत्म कर दिया आर्थिक समीक्षा। तो कुल मिलाकर हमको क्रॉनिकल उठानी पड़ेगी, तब जाके समझ में आएगा ये। यस सर, आपको भी मार्गदर्शन करो। नहीं, मुझे क्रॉनिकल उठानी पड़ेगी, मेरे पास क्रॉनिकल रखी हुई है ना, निकाल के देखना पड़ेगा, क्रॉनिकल में होगा जरूर से। चलिए, ये जरूरी है क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आता है, मैं देखा हूँ ना 2000 आर्थिक नहीं होगा क्या? आर्थिकी आए तब तो
मतलब आँखिया दर्शन के कहते ना कि प्रभु भी नखिया दर्शन को सूची ना, वो मतलब आर्थिकी का वेट ही हो रहा है तब से। पता नहीं कितना उसका बेसब्री से इंतजार हम लोगों को, आर्थिकी पता नहीं कब देगा। 2024-25 वाला बजट कब पारित हुआ है? जुलाई में ना जी। 2024-25 आएगी नहीं आर्थिकी, वो बता रहा है, तो आएगी नहीं इस बार। आ चुकी है ना। एक काम करिए, कहीं न कहीं तो हम निकाल ही लेंगे, छोड़िए, पहले बातचीत नहीं करते, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आइए। विश्व में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारत की जो हिस्सेदारी है 2018 में 0.6% थी, जो 2022 में बढ़ के 0.88% हो गई है। ठीक है, भारत में वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में जो है 28वें पोजीशन से बढ़ के 2024 में 24वें पोजीशन पे पहुंच गया। बस इसे टारगेट करिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के यानी इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात में भारत जो है 24th नंबर पे है 2022 में। ठीक है, 2022 नंबर पे 2022 में किसमें 24th नंबर पे है 2022 में। यूएस डॉलर के संदर्भ में भारत की जो सेवा क्षेत्र का निर्यात है विगत 30 वर्षों में 14% से अधिक की मजबूत CAGR से बढ़ा हुआ है। कोई मतलब नहीं है, पर छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। तदनुसार विश्व में सेवा निर्यात में भारत के सेवा क्षेत्र का निर्यात की हिस्सेदारी 1993 में 0.5% से बढ़कर 2022 में 0.43% हुआ है। आगे बढ़ जाइए देख के, बस। उसके बाद भारत जो है वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक देश रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत जो है सेवा निर्यात में किस नंबर पे? 7वें नंबर पे। सर्विस की स्पेलिंग क्या होगी? SERVICE। सर्विस में ना 7 लेटर है, ऐसे पकड़ लीजिए। सर्विस में 7 लेटर है और 7th नंबर पे भारत का है। ठीक है, 7th नंबर पे भारत की पोजीशन है सर्विस सेक्टर के निर्यात में। ठीक है, सेवा के निर्यात में भारत जो है 7th पोजीशन पे है और 2001 में ये 24वें पोजीशन पे था। किस पे था? 24 पे। वो नहीं पूछेगा, लेकिन 2022 में किस नंबर पे है? 7th पोजीशन पे। किसमें? 7th पोजीशन पे है। भारत दूरसंचार, कंप्यूटर, सूचना सेवाओं के निर्यात में विश्व में दूसरे स्थान पर है। व्यक्तिगत सांस्कृतिक मनोरंजक सेवाओं के निर्यात में 6वें नंबर पे है। कोई मतलब नहीं है, आगे छोड़ दीजिए। अलग अलग सेक्टर का भारत का जो बाह्य ऋण है 2023 में और वर्ष 2024 में, ठीक, 624.1 बिलियन $, और 2024 में कितना? 663.8 बिलियन $, का रहा है। हम लोग बार बार पढ़ते हैं लेकिन कभी ऋण वाला पूछता नहीं है, बस एक बार देखिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक, जो ऋण है जीडीपी का कुल 19% है 2023 में, और 2024 में क्या है? जीडीपी का 18.7% है। कितना है? 18.7% है। बस देखिए और पढ़िए, आगे बढ़िए। लगभग 10 वर्ष के अंतराल के बाद 2021 से 2024 के मध्य 4 नए FTA हस्तांतरित हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 नए FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, FTA किसके साथ हो रहा है? मॉरिशस के साथ हो रहा है। कब? फरवरी 2021 में। कब हुआ? मॉरिशस के साथ हुआ है। UAE जिसकी राजधानी है अबू धाबी, फरवरी 2022 में हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रहा है 2022 में ही, अप्रैल में। और यूरोपीय निःशुल्क व्यापार संघ EFTA से हो रहा है मार्च 2024 में। ठीक है, तो 4 कौन कौन से हो जाएंगे? मॉरिशस, UAE, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय यूनियन। ठीक है, यूरोपीय यूनियन से संबंधित इतिहास आप लोगों को सारा बताया जा चुका है। इनर 6, आउटर 7। आउटर 7 में कौन कौन से देश हैं, एक एक करके हैंड रेज कीजिए। सनाया मैम कुछ बोलना है क्या आपको? सर ये रीड वाला आपने बताया, अगर इम्पोर्टेंट है तो PR का वो मतलब क्या है वो? बाह्य ऋण मैम इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने बोला ना बाह्य ऋण। PR का मतलब है कि PR ये एस्टिमेट करके कुछ होगा, देखना पड़ेगा फिर इसको PR का। सर इम्पोर्टेंट नहीं है तो रहने दो, चलो मैं इसलिए पूछ रही हूँ। प्रारंभिक अनुमान उसको क्या बोले अंग्रेजी में, क्या बोलेंगे? रिव्यू है शायद ना, प्राइमरी रिव्यू। एक बार देख लीजिएगा, इकोनॉमिक्स टर्म देखना पड़ेगा। ठीक है मैम, बता देंगे। चलिए, तो पहले हैंड रेज कीजिए ये बताने के लिए जो मैंने पूछा है। इनर से आउटर 7 में कौन कौन से देश हैं? रिशु मैम पहले बताइए। स्वीडन है उसमें। सर कंप्लीट बताओ। नहीं, रुक जाइए, पहले कोड याद है कि नहीं आपको? सर SSB-PNDA। हाँ, SSB-PNDA, ठीक है, वेरी गुड। SSB-PNDA है, ऐसे आपने बता दिया स्वीडन है। अब दूसरा ऐसे बताएंगे अश्विनी सर। अश्विनी सर दूसरा ऐसे बताइए। हेलो जी सर बोलिए। सर स्विट्जरलैंड है। फिर B से क्या है नितिन? B से ब्रिटेन। और P से क्या है कन्हैया सर?
पी से अमित सर। सर पी से पुर्तगाल है सर। पुर्तगाल। और एन से क्या है वंशिता मैम? एन से नॉर्वे। नॉर्वे, वेरी गुड। डी से क्या है वीरेंद्र सर? डेनमार्क सर। डेनमार्क है। ए से क्या है ऐश्वर्या मैम? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया है। इनर 6 में कौन कौन से देश हैं? इनर सिक्स में सचिन सर। यस सर। इनर 6 में कौन कौन से हैं? सर बेल्जियम होगा, लक्समबर्ग होगा। वेरी गुड। रुक एक एक बताइए। अरुण सर बताएंगे दूसरा। अरुण सर दूसरा। इटली सर एक ही साथ दो बता दिए आप लोग। साक्षी मैम तीसरा बताइए। लग्जमबर्ग है। और चौथा बताइए मोहित सर। नीदरलैंड है सर। नीदरलैंड है। उसके बाद पांचवा कौन सा मोहित सर? विवेक सर। जर्मनी है। छठवां कौन सा है सचिन सर? सचिन कुमार सर। फ्रांस होगा। एक तो हो गया ना। इटली। ठीक है। तो अब हमें उम्मीद है कि अगर ईयू से संबंधित अगर आप लोग प्रश्न आ जाए तो वो भी सही होगा। ठीक है, हटा दीजिए 100। अच्छी बात है कि आज कम से कम 22 से 23 एंट्रीज था इस बार इस क्वेश्चन पे। मतलब मेरा बताना सफल हुआ इनर 6 और आउटर 7 आप लोगों को। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, लेकिन दिमाग में एनडीए, एसएसबीपी और बेनिलक्स जईफा कोड बैठ गया है। अच्छी चीज है, आगे बढ़ते हैं। सर इनर 6 के फिर से बता दीजिए सर। इस चीज को सर दोनों कोड फिर से रिपीट कीजिएगा सर, एक बार बस लिख लो सर। सुनिए, बेनिलक्स जईफा यह इनर 6 का। बेनिलक्स जईफा इनर 6 का। और आउटर 7 का है एसएसबीपी एनडीए। नितिन कुछ बोलना है क्या? सर एक बार कोल बेस्ड पावर प्लांट का कोड बता दीजिए, छूट गया था कल। सिरिदा टाउ। सिरिदा टाउ टांडा उचाहर। ठीक है सर। सिरिदा टाउ। हिमांशु सर। सर एक बार ये इनर 6 और आउटर 7 सर एक बार बता दीजिए, क्योंकि आपने रटवा तो दिया है। हाँ, लेकिन सर समझ नहीं पाए है क्या ये। सर जब समझाया गया था लग रहा उसमें क्लास में आप नहीं थे। अब कौन बताएगा? आप ही लोगों में से बतवाएंगे। रुक जाइए सर, हिमांशु सर रुकिए। कौन बताएगा इनर 6 और आउटर 7? हैंड रेज कीजिए जी। और कोई? अश्विनी सर आप बताइए, इनर 6 को आप एक्सप्लेन कीजिए। सर 25 मार्च 1957 में ईयू की कोर जो कॉमन मार्केट इस तरह से बना हुआ था जी। और छह देशों ने अपना कॉमन मार्केट बनाने का प्रयास किया। हाँ सर। ठीक है, समझ में आया हिमांशु सर? जी सर। मतलब जो 6 देश थे इन्होंने अपना कॉमन मार्केट बना लिया कि हम लोग आपस में मिलकर व्यापार करेंगे। किसी का माइक ऑन पहले ऑफ कीजिए सब लोग। ठीक, अब रिशु मैम आउटर 7 को एक्सप्लेन कीजिए। सर 1960 में 7 देश एसएसबीपी एनडीए सर एक इन लोगों की कॉमन मार्केट थी। और फिर धीरे कालांतर में ये सबने मिलके सब मिल गए अपना विस्तार। 1993 में सर ईयू के उसमें आ गया। मास्ट्रिच संधि। कौन सी संधि थी? मास्ट्रिच संधि। ठीक है। उरुग्वे दौर का वार्ता का संबंध किससे है? उरुग्वे दौर की वार्ता का संबंध जी नूतन मैम आप बताइए। WTO से। चलिए देखिए, ये आप लोगों को करंट अफेयर थी जो 1-1 घंटे 2-2 घंटे आप लोगों ने पढ़ा है। कुछ लोगों को अब लग रहा होगा कि हम लोगों का अनप्रोडक्टिव रहेगा, लेकिन निश्चित रूप से ये प्रोडक्टिव आएगा जब आप एग्जाम देके निकलेंगे तब। क्योंकि जितनी चीजें आप लोग रिवीजन कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, वो चीजें हो सकता है अकेले बैठ के रिकॉल ना हो। ठीक है, आइए जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संक्रमण। ठीक है, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संक्रमण समझौताकारी सामंजस्य। ठीक है, विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक होने के बावजूद भारत की जो वार्षिक प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन की वैश्विक औसत है केवल 1 तिहाई। क्या हुआ सर, कुछ बोलना है क्या दीपक सर?
चलिए ठीक है। तो मतलब जो भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन है वो कैसा है, केवल 1/3 है। वैश्विक औसत क्या है, केवल 1/3 है। ठीक है, इसको ध्यान देना है। उसके बाद जो बिजली उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी क्या है, 45 से 45.4%। ठीक है, गैर जीवाश्म यानी जीवाश्म ईंधन से कितना हो रहा है, अभी भी 55.6%। कितना हो रहा है, 55.6 हो रहा है। जबकि गैर जीवाश्म से लगभग मान के चल सकते हैं हम लोग 50% जो है गैर जीवाश्म ईंधन से आने लगा है। भारत में सबसे अधिक जो बिजली का उत्पादन है यानी किससे होता है, भारत में सबसे अधिक बिजली का उत्पादन किस क्षेत्र से होता है, ये नितिन बताओ। सर कोयला से होता है। दूसरे नंबर पे कौन सा आसन है मैम, सुनाया मैम। सर टरबाइन, सॉरी नहीं याद आ रहा। नहीं याद है, निधि मैम आप बताइए। रिन्यूएबल एनर्जी से होता है 32%। किससे मैम, रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी में भी सबसे ज्यादा किससे होता है, हाँ रिन्यूएबल अक्षय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे ज्यादा किससे होता है, रिन्यूएबल एनर्जी में भी मैं बता दूं, रुक जाइए सर, से होता है। किससे, जी मैम सोलर से। ठीक है, ये इसलिए पूछ रहा है कि हमने 2021 की आरओ में, शायद 2021 वाले आरओ में इससे संबंधित प्रश्न था कि दूसरे नंबर पे कौन सा था। संभवतः अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया तो उसको देखा होगा जरूर से, ये प्रश्न था। ठीक है, तो सबसे क्वेश्चन ये था कि सबसे ज्यादा डैम उससे हाइड्रो पावर से इलेक्ट्रिसिटी कौन सी उत्पादन करती है, हाइड्रो पावर से सर, नहीं सर ये एग्जैक्ट था सोलर एनर्जी सर, वो तो था ही, ये जो था मतलब ये सोलर एनर्जी थी वहां पे, मतलब मैं टिक किया हूँ सोलर ऊर्जा। और मेरे छोटे भाई आयुष थे, वो कुछ और गलत करके आए थे, तो उन्होंने कहा कि ये डाटा कहाँ से पढ़ा जाए, मतलब कहीं तो मिला नहीं पढ़ने के लिए। आप तो सही कर लिए, हम लोग कहाँ से कर लें ना। तो हमने कहा ये तो आर्थिकी में था ही, आर्थिकी में पढ़े नहीं तो बात अलग है। ठीक है, आर्थिकी में वो डाटा था उस समय का। ठीक है, तो अमित सर, नितिन सर कुछ बोलना है क्या आपको। सर पवन ऊर्जा है, प्राकृतिक गैस का फिर पवन ऊर्जा है ना सर, किसमें सर क्रम में अगर बताएं तो पहले कोयला है, फिर टरबाइन के थ्रू, फिर टरबाइन के थ्रू वो है प्राकृतिक गैस के थ्रू, फिर उसके बाद जो है मतलब आप उल्टा पुल्टा कुछ बोलने मान लिया जाएगा। सबसे ज्यादा किससे है, सुनिए, सबसे अधिक कोयला से, दूसरे नंबर पर सोलर एनर्जी से, उसके बाद जो है न्यूक्लियर पावर आता है। ठीक है, नहीं हाइड्रो पावर आता है, फिर न्यूक्लियर पावर आता है। ठीक, ये क्रम याद कर लीजिए, क्रम बना लीजिए अभी। सबसे ज्यादा कोयले से, थर्मल से, फिर उसके बाद किससे है, सोलर एनर्जी से, उसके बाद किससे है, हाइड्रो पावर से है, उसके बाद किससे, न्यूक्लियर से है। ठीक, उसके बाद जो ये, उसके बाद जो है पवन ऊर्जा से है, पवन ऊर्जा के बाद जो है वो जो स्मॉल हाइड्रो पावर है उससे है, उसके बाद न्यूक्लियर है, फिर डीजल से है। वही कह रहे थे सर। देखिए वो जो है मतलब स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और मतलब बिग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, उसको ना डिफाइन करके हम लोग अभी जो आर्थिकी का डेटा आएगा उसे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी कोड ये बना के चलिए, विंड एनर्जी से कितना % है, मतलब विंड एनर्जी से कितना % है ये बताइए। परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, देखना पड़ेगा सर। जो हम जी रो सर बोलिए सर, जो पिछला वाला डेटा हम लोग देखे थे, हाँ? तो उसमें सर कोयला है, उसके बाद सौर है, फिर हाइड्रो है, फिर पवन है, फिर गैस है। पवन है, तो गैस सर है। सौर 82.64 गीगावाट है जी, और फिर हाइड्रो वाले से 46.93 गीगावाट है, और पवन से 46.6 गीगावाट है। गैस का दिया था। हाँ तो ठीक है, अगर पवन चौथे पे आ रही ना, तो पवन चौथे पे रख लीजिए। और न्यूक्लियर पावर से लगभग 2 से 3% होता है। ठीक है, न्यूक्लियर पावर से 2 से 3% है, ये भी पूछा हुआ है बार बार। 2 से 3% है, लगभग 3% अभी तक है। ठीक है, टोटल भारत की हिस्सेदारी, और ये निरंतर कमी हो रही है क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूक्लियर पावर पे अभी उत्पादन बहुत नहीं ध्यान दिया रहे। ठीक है सर, आपने बताया था ना विंड में 4 अल्फाबेट हैं तो चौथे नंबर पे है। नहीं, वो भारत का था, पूरे वर्ल्ड में भारत का 4 पे, वो वर्ल्ड का है सिनेरियो। पूरे विश्व में भारत जो है विंड एनर्जी में 4th नंबर पे है, सोलर में 5वें नंबर पे है। ठीक है, और उसका भी डेटा जो था वो 2 डेटा अलग अलग थे। तो हम लोगों ने जो डेटा पढ़ा था, किसका डेटा था जो अभी सोलर और विंड वाला है, और शायद यूएन का डेटा था क्या किया तो सर एक डेटा था एम्बर का इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू का, उसमें सोलर को दिखाया गया है कि विश्व में 3रे स्थान पर है भारत। हाँ, लेकिन EIU जो था मतलब एनर्जी वाला जो था, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संघ का, उसमें भारत में जो है सोलर जो है 5वें नंबर पे था और विंड में 4थे नंबर पे था। ठीक है, तो
अभी मतलब हम लोग उसका दोनों का डाटा अलग अलग करके देखेगा, अगर मतलब जो भी आ जाए एग्जाम में करना है उस हिसाब से। चलिए आ जाइए, सामाजिक क्षेत्र में क्या है। सामाजिक क्षेत्र में लेह के दिमचोक में 13,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित जल जीवन मिशन के तहत पहला नल 2022 में पहला नल जल कनेक्शन दिया गया था, ठीक है, दिमचोक में। ठीक, उसके बाद भारत की जो औसत आयु है, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट रहेगा, थोड़ा सा देख लीजिए इसको। लेह के दिमचोक में 13,800 फीट की ऊंचाई पर जो जल जीवन मिशन के तहत 2022 में पहला नल जल कनेक्शन दिया गया था। फिर भारत की जो औसत आयु वर्तमान में 28.2% है, ठीक है। 18% आबादी जो है 15 से 24% है, 15 से 24 वर्ष की आयु में है। अब ये देखिए, ये प्रश्न आएगा डायरेक्ट, भारत की औसत आयु कितनी है? 28.2 है। कितनी है? 28.2 यानी 28.2% है। कितनी है? 28.2% है। 18% आबादी यानी 15 से 24 के बीच है। 15 से 24 के बीच में कितनी है? 18% आबादी है। और उसके बाद जो है 2015-16 से लेकर 2019-20 की बात, 2019-21 के मध्य जो है 13.5 करोड़ यानी लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है। ठीक है, सर्वाधिक लोग उत्तर प्रदेश में, ठीक है, सर्वाधिक कमी कहाँ दर्ज की गई? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में गरीब लोगों की संख्या में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई है, जहां पर लगभग 3.5 करोड़ लोगों को गरीबी यानी बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया। ठीक है, तो सर्वाधिक गरीबी में कमी कहाँ दर्ज की गई है? उत्तर प्रदेश में की गई है। और 13.5 करोड़, ये सब डाटा एकदम मार्क कर लीजिएगा, अंडरलाइन, मतलब ये डायरेक्ट प्रश्न बनेंगे। उत्तर प्रदेश में कितने की कमी की गई? लगभग 3.5 करोड़ हो सकता है, या 3.43% आ जाए, दोनों याद रखिएगा। 343, ठीक है। वैसे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 कोई इंपॉर्टेंट तो है नहीं, छोड़ दीजिए, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो 13.5 यानी 13.5% जो है सर जी। लेकिन नीति आयोग का जो एमपीआई है, नीति आयोग के एमपीआई में जो गरीबी रेखा से बाहर हुआ है उत्तर प्रदेश, उसमें 5.94 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। दूसरे स्थान पर उसमें बिहार है और तीसरे स्थान पे एमपी है। देखिए सर, नीति आयोग का डेटा अलग होता है, आर्थिक समीक्षा का डेटा अलग होता है। ठीक है, आप डेटा पे मैं आपको एकदम कंफर्म कर दूं, डेटा में जो आर्थिक समीक्षा में डेटा होता है वो ऑथेंटिक होता है। नहीं, मैं ऐसे बता रहा था जो कंफ्यूजन रहती है, हाँ, मतलब, नहीं वो कंफ्यूजन नहीं रहे, वो ठीक है। दोनों डाटा आ गया, दूर हो जाएगा, वो ठीक है, दोनों ठीक है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, आर्थिक समीक्षा में जो डेटा होता है उस डेटा पे सबसे ज्यादा विश्वास किया जाना चाहिए। बोलिए क्यों? आर्थिक समीक्षा में जो डेटा होता है वो नीति आयोग के द्वारा दिया गया डेटा हो या फिर किसी भी एजेंसी के द्वारा दिया गया डेटा है, उससे ज्यादा विश्वास करना चाहिए। ऐसा क्यों? कौन बताएगा इसके बारे में? रमेश सर, आप बताइए। सर, उसको एनएसओ जारी करता है। एनएसओ जारी करता है, इस वजह से नहीं, हमने बोला कोई भी एजेंसी जारी करे, उसे नहीं मतलब है। अश्विन सर, आप बताइए। ये गैस करूं? जी, गेस ही करिए, गेस ही कर सकते हैं ना सर। इसमें विभिन्न जो पिछले जो फाइनेंशियल ईयर बीत गया होता है उसके डेटा जो विभिन्न डिपार्टमेंट से उनसे कलेक्ट करता है और उसके आधार पे ये आर्थिक समीक्षा डेवलप होती है। अब हम बताएं? सर हम बताएं? हाँ, बताइए कन्हैया सर। जो कि ये क्या कहते हैं, सरकार की तरफ से जारी होता है, इसलिए ऑथेंटिक इसको ज्यादा माना जाता है। तो सरकार की तरफ से नीति आयोग भी जारी करता है। अब बताएं हम, आप सुनिए, संसद में पेश किया जाता है। आप सुनिए, अब मैं जो बता रहा हूँ उसे सुनिए, जो भूपेंद्र सर बोले अब मैं उसे क्लियर कर देता हूँ। संसद में कोई भी डेटा अनऑथेंटिक नहीं दिया जा सकता है। अगर गलत डेटा जाएगा, सरकार को जवाब तलब कर लिया जाएगा। समझ रहे हैं? यानी संसद में किसी भी प्रकार का गलत डाटा नहीं प्रस्तुत किया जाता है। वो डाटा 100% श्योर होगा तभी संसद में पटल पे प्रस्तुत किया जाएगा, अन्यथा उस डाटा को बाहर ही रखा जाएगा, नहीं लाया जाएगा। क्लियर रखिएगा, संसद में सरकार झूठ नहीं बोल सकती है, चाहे जो हो जाए। इसीलिए जब बहस होती है ना संसद में, क्यों सरकारें बहस से बचना चाहती हैं? अगर वो कुछ भी बोलेंगी बहस में, संसद के दौरान कुछ भी बोलेंगी, वो पकड़ ली जाएंगी। अगर झूठ बोली, गलत बोलेंगी तो पकड़ ली जाएंगी। ठीक है, इसलिए जो संसद में प्रस्तुत डाटा होगा उस पर सबसे ज्यादा विश्वास किया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब वहां पे गलत सरकार नहीं बोल सकती है। बाहर का जो डेटा है वो हो सकता है वेरी इधर उधर कर जाए, 2-4%, 2%, 1%, वो इधर उधर हो सकता है। लेकिन जो संसद में डेटा होता है, मतलब वेल प्रूफ्ड डेटा होता है, वो बहुत अच्छे ढंग से, मतलब उसमें कोई भी गलती होने की संभावना 99.99% एकदम सही रहता है, एक्यूरेट देते हैं।
ठीक है, क्योंकि सर ये भी तो है, उसके लिए एक स्वतंत्र नियामक भी है जांच करने के लिए। जी, वो तो सर जांच करेगी ही करेगी, लेकिन वही चीज है ना कि संसद में डेटा अगर गलत देंगी तो संसद में गलत डेटा सरकारें नहीं प्रस्तुत कर सकती हैं। ये मुझे जब एक बार कंफ्यूजन हुई थी ऐसी चीजों को लेके, तो एक इलाहाबाद में मतलब बहुत बड़े वकील है और संविधान के बहुत बड़े जानकार हैं, उनके पास मतलब मेरे नाना जी हैं, राधाकांत ओझा जी, जानते होंगे आप, रमेश सर। इस समय उन्हीं के चैम्बर में काम करता है सिविल के लिए। अच्छा मेरे नाना जी हैं वो, ठीक है। काम करता है। मेरे नाना जी हैं वो, उनसे बातचीत हुई थी तो उन्होंने बताया था कि मतलब सरकारें जो है डेटा वहां पे नहीं दे सकती हैं, और फिर मेरा सारी चीजें क्लियर हो चुकी थी, ठीक है। चलिए, तो भारतीय कृषि क्षेत्र आ जाइए, ठीक है, यहाँ पे क्लियर रहिएगा, मतलब ये जो डेटा है एग्जैक्ट अगर पूछेगा तो इससे रिलेटेड पूछ लेगा, नीति आयोग का वहां देगा तो जो कन्हैया सर बता रहे हैं वो दे देगा, नीति आयोग के द्वारा दिए गए डेटा के अनुसार, ठीक है, वो डेटा देगा। आर्थिक समीक्षा का डेटा होगा तो आर्थिक समीक्षा के डाटा के अनुसार वो सीधा सीधा नाम देगा, ठीक है, वो जो डेटा होगा जिसका होगा वो दे देगा। आगे ये भारतीय कृषि क्षेत्र में 43.3% की आबादी जो आजीविका को सहायता प्रदान करती है, यानी आपको पहले बताया गया है कि भारत में रोजगार प्रदान करने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, वो कृषि क्षेत्र है। भारत में रोजगार, नितिन कुछ बोलना है क्या आप यहाँ टेस्ट किए थे? ये सर जो कन्हैया सर बता रहे थे बाकी सब तो सही है, न्यूक्लियर पहले हो जाएगा, स्मॉल हाइड्रो पावर जो है वो बाद में होगा। अच्छा, तो पूरा क्लियर कर मैंने मिनिस्ट्री ऑफ पावर का शेयर कर दिया है। अच्छा, ग्रुप में उसमें हाँ सर, ग्रुप में, कोर ग्रुप में। अच्छा ठीक है, कोर ग्रुप से इधर भी आ जाएगा। चलिए आ जाइए आगे। तो आपको पहले बताया जा चुका है कि भारत में रोजगार प्रदान करने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, कृषि क्षेत्र है। कौन सा है, कृषि क्षेत्र है। बट जबकि जीडीपी में जो भारत कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी है 18.2%, कितनी है, 18.2% है, ठीक। और उसके बाद जो है बता रहा है कि जो 2023-24 का अंतिम अनुमान है, कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर जो है 1.4% थी, जबकि 2022-23 में ये 4.7% रही, ठीक है। भारत में चावल, गेहूं, कपास सहित अन्य फसलों के उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर, दूध, दाल और मसाले, दूध, दाल, मसाले पर किसमें, शीर्ष पर है। अब देख रहे हैं ये चावल, गेहूं, कपास, ठीक है। मेरा जो कोड है चाचा ना, चाचा, आगे चाचा का प्याट, ठीक है, आगे चाचा का प्याट, और भाई बीच में कुछ छोड़ रहे हैं। अरे हम छोड़ रहे हैं, बाद में बताएंगे, अभी उसको नहीं लाना चाह रहे हैं ना अभी आप लोग उसको मत लाइए, वो सब इकट्ठा लाना चाह रहे हैं डेटा बदलता नहीं है, ठीक है, मतलब ये लाइन से रहता है। फिर दूध, मसाला, द केदू जूम है उसका, द केदू जूम, ठीक है, दाल, दूध, और फिर केला, और दलहन, दूध, केला, मसाला, द केदू जूम, जूट, ठीक है, जूट, हाँ, गन्ना, आलू, नहीं गन्ना, आलू वो कुछ दूसरा सर, वो ग से गन्ना में ब्राजील नंबर 1 पे है, गन्ना कहाँ ला रहे हैं आप, चाइना नंबर 1, वो कागज ब्रा है, कागज है ब्राजील में, कागज ब्राजील था वो, ठीक है। कागज, गन्ना, कपास का नहीं, काफी, गन्ना और संतरा, काफी, गन्ना, संतरा में ब्राजील है, ठीक है। वो सब आप लोग टेंशन मत लीजिए, अगले संडे को पूरा एकदम आप लोगों को क्लियर करा देंगे, एकदम पूरा एकदम लाइन से आ जाएगा कि किसमें कौन नंबर 1, 2, 3 पे जहां है वो एक साथ कर देते हैं तो आराम से आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। भारत का जो फार्मा बाजार है वर्तमान में 50, यानी एक अभी एक पीछे हम लोगों ने पढ़ा था, भारत, सॉरी, जो अंतर्राष्ट्रीय भेषज संहिता है उसमें कौन सा देश अभी हाल ही में शामिल हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय भेषज संहिता में कौन बताएगा, ऋषि मैम, कन्हैया सर, मतलब भेषज संहिता वाला सर भारत शामिल हुआ है जी, भारत शामिल हुआ था, ठीक है, भारत शामिल हुआ था। और मतलब भेषज संहिता जो है, जो फार्माकोपिकल संघ है, ठीक है, मतलब जो दवाओं के लिए मानक जारी करता है उसके संघ में भारत शामिल हो गया, ठीक है। तो भारत का जो फार्मा बाजार है वर्तमान में 50 बिलियन यूएस डॉलर का है, और यह मात्रा की दृष्टि से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्माता और शीर्ष 5 निर्यातक देशों में से एक, निर्माता में भारत दुनिया पे दूसरे नंबर पे कपड़ा निर्माता में, ठीक है। सेवा में देखेंगे तो सेवा सेक्टर में विकास के अवसरों को बढ़ावा देना है। सेवा सेक्टर की जो हिस्सेदारी है भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 55% है। अब ध्यान ये देना है कि उद्योग की हिस्सेदारी नहीं दी है, कृषि की दी है 18.2%, ठीक। अब यहाँ दिमाग दौड़ाना है आपको कि कौन दिमाग दौड़ा लिया, नहीं तो कहेंगे सर उद्योग वाला आप नहीं बताए थे। 55% है किसका, सर्विस सेक्टर का, 18.2% है एग्रीकल्चर का। तो उद्योग का कितना होगा, कौन बताएगा, उद्योग का कितना होगा? जी 100 से जी, मोहित सर बताइए आप। सर लास्ट जब सर अभी स्टार्टिंग
जी मैम 27 मोहित सर आप बोलिए, रुक जाइए। 27 पॉइंट समथिंग होगा सर। 27 का दिया तो है सर 26 सर अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था ना हम लोगों ने सर, एग्रीकल्चर का 17.7 मैम वो जीवीए है, उद्योग का 27.6। मैम वो जीवीए है, अभी जीडीपी अच्छा। है यहाँ पे, ध्यान ये देखिए यही दिक्कत है मतलब शब्द वहां ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने, वहां जीवीए दिया है, ठीक है, वो जीवीए है, सकल वैल्यू एडेड है, ठीक है, ग्रास वैल्यू एडेड है, ठीक है, और यहाँ जीडीपी है, ठीक, ये भी ध्यान देना है, जीडीपी। अब जोड़ के बताइए ना सीधा सीधा कितना परसेंट है? 26.8 आ रहा है सर। 26.8 26.8 आएगा। 15 जी सर। लगभग 55 है ना, तो सर उसको 55 कंप्लीट ही लेना पड़ेगा। ठीक है 26.8% है, ये भी लिख लीजिए, उद्योग जहां दिया है ना वही लिख दीजिए 26.8%, ठीक है, कितना हो जाएगा 26.8% है। अब ये भी याद हो जाएगा 268 है ना, और उधर कितना 18.2 है, और इधर कितना 55% है, ठीक, ये प्रश्न आ सकता है, अलग करिएगा। यहाँ से जो अब डेटा आ रहा है ना, ये डाटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट प्रश्न बनेगा, मतलब सेवा क्षेत्र में जो सेवा क्षेत्र की भारत की जीडीपी में हिस्सेदारी कितनी 55% है, और ये भी याद रखिएगा एकदम एग्जैक्ट डेटा पूछेगा, 54, 53, 55 ऐसे करके लाइन से दे देगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ये 26.8 है तो 26.8 एकदम एग्जैक्ट याद रखिएगा, वो 26 अगर देगा तो 27 आप लगाइएगा, 26 देता है, 27 देता है, 28 देता है, 29 देता है, आपको 27 लगाना है, चूंकि 26.8 मीन्स हो जाएगा 27% नियर अबाउट में, और 18.2 दिया है, अगर एग्जैक्ट डेटा नहीं देगा तो 18% लगाना है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। महामारी से प्रभावित वित्त वर्ष 2021 को छोड़कर पिछले दशक में सभी वर्षों में सेवा क्षेत्र में जो 6% से अधिक की वास्तविक वृद्धि दर देखी गई है, ठीक है। 2021 में थोड़ा सा वही कोविड-19 की वजह से सेवा क्षेत्र में जो निर्यात है, वो सेवा क्षेत्र में जो वृद्धि दर है वो कम रही थी, ठीक है। वैश्विक स्तर पर 2022 में भारत का सेवा जो निर्यात है विश्व की वाणिज्यिक सेवा में लगभग 4.4% है, कोई मतलब है नहीं, बस आगे बढ़ जाइए आगे बढ़ के, ठीक है। वित्तीय वर्ष 2024 में वैश्विक स्तर पर सेवा निर्यात में भारत 5वें स्थान पर है, ठीक है। सेवा निर्यात अभी पीछे पड़ चुके हैं, नहीं पीछे 7th नंबर पे था ना, पीछे 7th नंबर पे था, वो कुछ दूसरा डाटा रहा होगा, फिर पीछे कुछ दूसरा डाटा है, यही कहीं था। तो आर्थिक समीक्षा वाला है सर। नहीं सुनिए 2022 वो 2022 है और ये 2024 है, ये भी ध्यान देना, देखिए आ गया यही बगल में ही 2022 में, ठीक है, और ये 2024 का है डाटा, ठीक है। 2024 में भारत 5वें नंबर पे आ चुका है। इनसे आगे कौन कौन है, देखिए इनसे आगे यूरोपीय संघ है, ठीक है, इसके बाद यूएसए, यूके और चाइना है, ठीक है। इनसे आगे 4 हैं, कौन कौन से, यूएसए, यूके, चाइना और फिर यूरोपीय संघ है, ठीक। कंप्यूटर और व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात में भारत में कुल सेवा निर्यात जो है लगभग 73% हिस्सा है ना, 73% है, कोई मतलब नहीं। भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक चीज बता दें, जितना इंपॉर्टेंट बोला जा रहा है उसे गोला कर दीजिए, ठीक है। गोला करने से रहेगा कि आपको जब रिपीट करने के लिए बोला जाएगा, रिवीजन करने के लिए बोला जाएगा, आपको उतना ही देखना, उसके बाद कुछ मत पढ़िएगा, ठीक। उसके बाद देखिए नैसकॉम की स्थापना कब हुई थी, कौन बताएगा? नैसकॉम एक बार देख लो, इंपॉर्टेंट है। नैसकॉम के अनुसार भारत का जो टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम है वैश्विक स्तर पर तीसरे नंबर पे है, ठीक है। नैसकॉम के अनुसार भारत का जो टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम है, रमेश सर कुछ बोलना है क्या आपको? ठीक है सर 1 मार्च 1988 को हुई है। वेरी गुड, 1 मार्च 1988 आप लोग नोट कर लीजिए। नैसकॉम की स्थापना कब हुई है? 1 मार्च 1988 को, ठीक है। 1988 में भारत में आया था कौन सा एक्ट जो पूछा हुआ है, नहीं, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो था वो आया था 1988 में, ठीक है। ये 2022 के प्रश्न में था क्या शायद, उसमें 2000 नहीं आज के टेस्ट में था, आज के टेस्ट में तो था ही, 2022 के पीसीएस के पेपर में था ये, ठीक है। उसमें दोनों था, तो मैंने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1985 वहां दिया था, मैं 1988 मार्क किया था, जबकि बी भी ऑप्शन वहां पे गलत था और डी ऑप्शन जो था कुछ और था, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 था और नैसकॉम जो बन रहा है 1988 में बन रहा है, ठीक है। देखिए याद करने का, जैसे आप लोग बोलते हैं ना सर आपको इतना सन कैसे याद रहता है, सन इसी तरह से याद रहता है। अब कोरिलेट मैंने कर दिया नैसकॉम को किससे, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से, अब मुझे याद रहेगा, जब भी आएगा तुरंत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम दिमाग में बैठेगा और तुरंत नैसकॉम से कर लेंगे हम। तो ऐसे भी याद होता है कि आप लोग कोरिलेट करके याद कीजिएगा, ठीक है।
इसने यूएसए और यूके की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन किया स्टार्टअप के क्षेत्र में। स्टार्टअप के क्षेत्र में, स्टार्टअप में जो अभी एक बहुत ज्यादा टर्म चलता है, क्या बोलते हैं उसको, यूनिकॉर्न। हाँ, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न जो है वो किसको प्रेजेंट करता है? यूनिकॉर्न कैसे निर्धारित होता है, कौन बताएगा? जी मित्र, मैम बताइए आप। $1 मिलियन से अधिक जो राशि होती है। हाँ, नहीं, $1 मिलियन से अधिक राशि नहीं, जिसकी जो कंपनी जिसका मार्केट कैप बाजार पूंजीकरण जो है $1 मिलियन से अधिक है। ठीक है, 1 मिलियन है कि 1 बिलियन है? नितिन एक बार चेक कर लो, 1 बिलियन है शायद। सर बिलियन है, बिलियन है, बिलियन है। ठीक है, 1 बिलियन है। ठीक, चलिए देखिए, ग्रुप स्टडी करने का यही फायदा है कि सारी चीजें एक साथ क्लियर हो जाती हैं सबकी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। उसके बाद देखिए, भारत में जो निर्यात है, भारत मौजूदा कीमतों में जीडीपी में हिस्सेदारी है, निर्यात की जो हिस्सेदारी है 21.9% है। उसके बाद जो है 60.3% निजी उपभोग की है, और निवेश जो है वो 30.8% है। निवेश कितना है? 30.8% है। ठीक, निवेश कितना है? 30.8% है। ठीक है, अब जो ये दिया हुआ है प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति सकल जो जीएनआई दिया है, एनएनआई दिया है, और प्रति व्यक्ति जो राष्ट्रीय आय है, निवल राष्ट्रीय आय है, इसे बस आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नीचे बस एक दिया प्रति व्यक्ति जो निवल आय है, इसको देख लीजिए बस। प्रति व्यक्ति जो निवल आय है, इसमें भारत की जो वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति जो राष्ट्रीय आय है वो 1,84,205 करोड़ रुपए है। ठीक है, सॉरी 1,84,205 रुपए है, और स्थिर कीमतों पर जो है वो 1,06,714 है। ठीक है, वैसे जो आधार वर्ष है वर्तमान समय में, जिसके आधार पर अर्थव्यवस्था का आकलन किया जाता है, वो क्या रखा गया, कौन बताएगा? आधार वर्ष सर 11-12। ठीक है, वेरी गुड, 11-12 है, याद रखिएगा। वैसे हो सकता है कि बदल दिया जाए, बहुत जल्दी बदलने की हो जाएगा, 2017-18 होने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखिए जीडीपी के प्रतिशत में वर्तमान बाजार की जो कीमत है, घरेलू क्षेत्र का जो है 18.4% है, निजी निगम जो है 11.2% है, और सार्वजनिक क्षेत्र जो है कितना है? 0.06% है। ठीक, अब देखिए दिया है प्रमुख फसलों में शीर्ष उत्पादक राज्य। अब ये जो डाटा दिया हुआ है, यहाँ जो डाटा है, ये बार बार हम यही देखते हैं कि आर्थिक समीक्षा के 2023-24 के अंग्रेजी संस्करण से लिए गए हैं। ठीक है, हिंदी संस्करण में डाटा कुछ और रहता है, अंग्रेजी संस्करण में डाटा कुछ और रहता है। ठीक है जी, मोहित सर, कन्हैया सर, कुछ बोलना है क्या आपको? मोहित सर, जीडीपी आधार वर्ष 2022-23 करने की वो चल रही है सर। 2022-23 डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये भी बात ही चल रही है, बातचीत चल रही है, लेकिन देखिए हमेशा जो होता है 5 वर्ष के लगभग आसपास डेटा रखता है, अंतर रखते हैं। ठीक है, 2017-18 मतलब हो सकता है 2000, जैसे देखिए 2004-5 था पहले, फिर 2011-12 किया गया, अब 2017-18 जो हो सकता है, बहुत संभव 2017-18 करेंगे। कुछ और भी कर सकते हैं, अगर जो आप बोल रहे हैं 2022-23, चूंकि बीच में जो कोविड वाला दौर था उसको स्किप करना चाहें तो उसे हटा सकते हैं। ठीक, आइए आगे। चावल, गेहूं, मक्का, मोटा अनाज, अरहर, दाल ना। तो अब इसे देखिए, चावल में सबसे ज्यादा कौन है? तेलंगाना पे है। ये देखिए भाई, चावल में तेलंगाना आ गया, पश्चिम बंगाल को पीछे छोड़ दिया है। आर्थिकी का डेटा देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो सर ने आर्थिकी का डाटा डाला है 2024-25 साल, उसमें थोड़ा एक बार खोल लीजिए, तो आप लोग किसी के पास पीडीएफ हो तो पीडीएफ खोल लीजिए, पीडीएफ डाला गया था आर्थिकी का, और वहां से वेरी करते चलिए, देखिए कौन सा डिफरेंट आ रहा है। खोल लिया आप लोगों ने? कौन से ग्रुप में है सर? सर सारे ग्रुप में था नितिन, सारे ग्रुप में है, अमन सर, नितिन सर, सब लोग। जी सर, खोल लिया। ठीक है, अब जी सर, खोलिए। हिमांशु सर क्या बोल रहे हैं? सर तेलंगाना ही है सर, जो डाटा आपने शेयर किया उसमें। अच्छा, ठीक है, आने वाला है, तेलंगाना ही है। नहीं, बस वही, हम ये नहीं कर रहे हैं तेलंगाना है, अभी उसको ये मिलाना है कि यहाँ जो डेटा है उसमें से कौन सा डिफरेंट है। ठीक है, कौन सा डिफरेंट है, बस ये देखना है। चावल में तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल उसमें दिया हुआ है, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ठीक है, TUB इसको कोड बना सकते हैं, TUB, ट्यूब। ठीक है, TUB, ठीक है, ये प्रश्न इस बार पक्का पूछेगा, नोट कर लीजिए आप लोग, चावल वाला उत्पादन ही पूछेगा। पश्चिम बंगाल को पिछाड़ के तेलंगाना आ गया नंबर 1 पे। क्या नितिन?
में चावल। हाँ, टब में चावल पकाया जाएगा, सही बात है, टी हुई टब टब में चावल, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब वहां भी होगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब वहां भी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब है ना, ठीक है। मक्का में कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश है। मक्का में कर्नाटक है, ठीक है। मक्का कम है, कोड इसका अरे बदल गया है, ठीक है। मक्का कभी हो जाएगा, मक्का कभी मध्य प्रदेश, पहले कम था इसका कोड, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर था, बिहार आ गया दूसरे नंबर पर अब, ठीक है। तो मक्का भी टारगेट कीजिए। देखिए चावल तो नंबर 1 पे स्टार मार दीजिए, 5 स्टार मार दीजिए, और मक्के पे कर लीजिए 2 स्टार। और मोटे अनाज में आ जाइए, मोटे अनाज में राजस्थान, कर्नाटक, ठीक है। मोटे राजकर था कोड, इसका कोड, ठीक है। मोटे राजकर, ठीक है। आप लोग लिखना चाहते लिखिए मोटे राजकर मध्य में, ठीक। मोटे राजकर मध्य में, कोड लिखते चलिएगा, मोटे राजकर मध्य में। हो जाए तो हैंडरेज भी कर दीजिएगा, मोटे राजकर। मक्का का क्या बताया सर? मक्का का भी छोड़ दीजिए सर, मक्का छोड़ दिया मैंने, क्योंकि मक्का कम है तो वो बाद में उसको देखते हैं, कुछ और बनाते हैं, एक साथ दे देंगे। जो पहले से बना हुआ है थोड़ा थोड़ा चीजें याद करते चलिए ना। मोटे राजकर, इसको मैंने हम लोगों ने मतलब अभी तो नहीं बोलेंगे, बाद में बताएंगे, रिकॉर्डिंग चलिए क्लास अरहर जो है कर्नाटक में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो अरहर कम है, अरहर क्या है, कम है। भारत में अरहर का उत्पादन क्या है, कम है, ठीक। भारत में अरहर का उत्पादन क्या है, कम होता है, ठीक है। ऐसे बनाने से अरहर कम उतरे, भारत में अरहर कम उतरे, ठीक है। भारत में अरहर कम उतरे, ठीक। समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? मोटे अनाज राजकर में किसी को कोई दिक्कत है? मोटे अनाज में राजकर कोई दिक्कत किसी को हो? समझ आ रहा है ना? मोटे राजकर मध्य में, अरहर कम उतरे, अरहर का से हो जाएगा कर्नाटक, म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, उतरी से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। दाल जो है मध्य मरा, दाल जो है मध्य मरा, बना दीजिए दाल मध्य मरा, दाल जो है मध्य मरा। मध्य प्रदेश को हमेशा मध्य ही लिखिएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हमेशा लगातार आता है ना, तो अगर बार बार इधर उधर लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो मध्य को हमेशा मध्य ही रखना है और महाराष्ट्र को म लिखना है, ठीक है। तो जो है दाल जो है दाल मध्य मरा, तो चना दाल लिख लीजिए आगे, चना दाल मध्य मरा, क्योंकि चना और दाल दोनों समान है, ठीक है। वहां पे भी देख लीजिएगा सेम है कि नहीं है डाटा, सेम डाटा हो जाना चाहिए, ठीक है। दाल चना, चना दाल मध्य मरा, चना दाल मध्य मरा। और 1 मिनट उसी में और जोड़ लीजिए, सोया चना दाल मध्य मरा, सोया चना दाल मध्य मरा, तीनों मिल गया ना आप लोगों को? सोया चना दाल मध्य मरा, तीनों अंडरलाइन कर लिया आप लोगों ने? सोया चना दाल मध्य मरा। देखिए हमें तो एक बार आप लोगों को बोलना है, ठीक है। अब एक काम करिए, माइक ऑफ रहने दीजिए और कम से कम 5 बार आप लोग बोल के फिर हैंड रेज कीजिए, हम लोग बोल लिया सोया चना दाल मध्य मरा, 5 बार बोलिए या 10 बार मंत्र जप लीजिए जल्दी से। बोलने के बाद फिर हैंड रेज कीजिए कि बोल लिया मैंने 10 बार, सोया चना दाल मध्य मरा। एक बार याद कर लेंगे फिर याद रहता है, हमेशा ये रहेगा, ठीक है। अवधेश सर कुछ पूछना है क्या आपको ये बोलने के बाद? जी बोलिए सर। ये उसका क्या नाम, सोयाबीन के उत्पादन में महाराष्ट्र है सर, क्या नंबर 1 पे? अरे सर डेटा नीचे दिया हुआ वहीं से हम बता रहे हैं, महाराष्ट्र पन्ने अनुमान काहे लगाने लग रहे हैं इसी में देखिए ना, चना दाल ये 6वें नंबर रेफरी सरसों के नीचे है, वही दिख रहा है। और सर दिखा, दिख रहा है सर। बस वही है, तो फिर महाराष्ट्र को कहाँ ला रहे नंबर 1 पे? सर कहीं पढ़े हैं। अरे सर छोड़ दीजिए जहाँ पढ़े हो, बोलो ना आर्थिक समीक्षा पकड़ लीजिए, पहले का डाटा होगा। हाँ वो पहले डाटा था, वो आप जो बता रहे हैं पहले डाटा था, उसको छोड़ दीजिए। 2022-21 के डाटा को छोड़ दीजिए। पहले वाले आर्थिक जो है सर, उसमें पुराना डेटा है। हाँ इसी के जस्ट पहले वाले में वो महाराष्ट्र अब आ गया है मध्य प्रदेश। तो छोड़ दीजिए भाई, चर्चा ही मत करो, नहीं महाराष्ट्र याद आएगा, कोड याद रख लो, सोया चना दाल मध्य मरा,
सोया चना दाल मध्य मरा, उसके बाद कुछ नहीं याद करना है। ठीक है। कुल खाद्यान्न देखिए, खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे, पंजाब तीसरे नंबर पे। ठीक है। खाऊ मध्य पंजाब, बना लीजिए खाऊ मध्य पंजाब, खाऊ मध्य पंजाब। अब देखिए उत्तर प्रदेश खाऊ मध्य पंजाब कहीं बन रहा है? नहीं बन रहा है। खाऊ मध्य पंजाब, 1 मिनट, गेहूं बन रहा है, खाऊ गेहूं मध्य पंजाब, बना लीजिए खाऊ गेहूं मध्य, गेहूं खाऊ बनाइए, गेहूं खाऊ मध्य पंजाब। ठीक है, समान है ना? गेहूं खाऊ मध्य पंजाब समान है कि नहीं? ये अमन सर, नितिन सर कुछ बोल। अब ये बताइए, कोड आसान लग रहा है या टफ लग रहा है? ऐसे ही आप लोगों को बना के बताया जाए या फिर कुछ और तरीका लगाया जाए? अन्य लोग हैंड रेज कीजिए कि इस तरह से कोड बताया जाए कि एक साथ कोड रिलेट करके ले लिया जाए तो आसान रहेगा, या फिर एक एक करके बता दें। मतलब आप लोग भी चाह रहे हैं कि एक साथ दिया जाए मिला के, आसान रहेगा। ये आसान रहता है कि एक याद करने में सारा लाइन्स हो जाता है। ठीक है, चलिए बस हैंड रेज हटा दीजिए, बहुत सही आ गया ये। तो गेहूं खाऊं मध्य पंजा, मोहे गेहूं खाऊं मध्य पंजा, डिफाइन भी कर लेते हैं। उस उत्तर प्रदेश से, म से मध्य प्रदेश से, ठीक है, मध्य से मध्य प्रदेश से, पंजाब से पंजाब हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है किसी को यहाँ तक? ठीक है। और मूंगफली जो है ना, गुजरा मध्य, मूंगफली जो है गुजरा मध्य। ठीक है, मूंगफली जो है गुजरा मध्य हो जाएगा। ठीक, मूंगफली जो है गुजरा मध्य। सर एक फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरे पर है, एक में तीसरे पर है, बाकी किसमें? अरे सर वो अभी बनाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, हमें भी उत्तर प्रदेश का जितना नंबर 1 पे सब एक साथ कर देंगे। केवल तीसरे पर उत्तर प्रदेश अनाज के उत्पादन में अरहर में है। सर सुनिए, हम बताएं आपको, अभी हम 5 का 5 जो यहाँ पे दिया है ना, भारत उत्तर प्रदेश किस नंबर, किस में किस फसल में नंबर 1 पे है, अभी सब एक साथ कर दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए, वो तो करना ही करना है। ये हर तरीके से प्रश्न आयोग बनाए, हम लोग तैयार हैं बैटिंग करने के लिए, धुआंधार। ठीक है। सरसों जो है राज उतरे मध्य में, सरसों के खेत जो है उसमें राज जो उतरा है मध्य में, कहाँ उतरा है? राज उतरे मध्य में, अन्यथा कोई नहीं लेगा। ठीक है, बस सरसों राज उतरे मध्य में, राज उतरे मध्य में। ठीक है, राज उतरे मध्य में, राज उतरे मध्य में। ठीक, यहां तक हो गया। तिलहन जो है राम, तिलहन जो है राज मध्य गुजरा, तिलहन जो है राज मध्य गुजरा, तिलहन क्या हो जाएगा? राज मध्य गुजरा। अब देख सकते हैं सरसों के उत्पादन में राजस्थान है, तिलहन के उत्पादन में राजस्थान है, लेकिन नंबर 1 दूसरे पे आ जा रहा है, मतलब इधर बदल जा रहा है, नहीं तो पहले यही था, दोनों सेम होता था। ठीक है। गन्ना में उत्तर प्रदेश है, गन्ना में हो जाएगा उतरे महाका, उतरे महक, गन्ना उतरे महक, उतरे महक, गन्ना उतरे महक। ठीक है, गन्ना उतरे महक, गन्ना उतरे महक। और फिर क्या हो जाएगा? कपास, कपास का हो जाएगा कपास गुम हो गया तेल में, कहाँ गुम हुआ है? कपास गुम तेल में, कपास गुम हो गया तेल में, कपास गुम हो गया तेल में। और जैसे हम बोल रहे हैं ना, ऐसे ही आप लोग बोलिएगा घर पे बैठ के, कपास गुम हो गया तेल में, उतरे महक, राज जो है मध्य गुजरा, राज उतरे मध्य में। ठीक है, गेहूं खाओ मध्य पंजा, गेहूं खाओ मध्य पंजा। ऐसे 2-4 बार बोल लेंगे ना, एग्जाम में जैसे आएगा तो वो याद आ जाता है कि मैंने, हाँ ये ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक, आगे देखिए, जूट मेस्ता जो है पश्चिम, सनाया मैम कुछ छूट गया क्या आपका? सर ये मेस्ता क्या होता है? अब मैम मेस्ता तो मैं खुद ही नहीं जानता हूँ, जूट मेस्ता हमको लग रहा रेसा वैसा कुछ होगा। मेस्ता वो होता है कि जो जूट से बनाया जाता है। अच्छा, वही मेस्ता है, देख लीजिए जूट से बना सामान। अच्छा, ठीक है, तो जूट और मेस्ता में नहीं है, सनाई तो नहीं है। अरे सर सनाई कुछ और होगा, सनई ही है।
जूट से बना सामान सर फाइबर होता है एक तरीके का जो बैग वगैरह बनते हैं देखिए सुनिए अब देखिए अभी जो कन्हैया सर आपने बोला जूट से बना हुआ सामान, तब फिर ये पूरा गलत हो जाएगा ना। अगर सनई है कुल मिला के ये मानिए कि जूट अलग फाइबर है, सर उससे रस्सी बनाई जाती थी पहले। ठीक है सुनिए, जूट अलग फाइबर है, मेस्ता अलग फाइबर होगा, जहां तक मैं समझ रहा हूँ। रेशा है ये जो मतलब रस्सी बनाने के काम या फिर जो कपड़े बनाने जो ना कपड़े का है, ये जूट के बोरे वोरे टाइप के जो नहीं बनते हैं रस्सी जो बोरे इस टाइप के, उसी के लिए यूज होता होगा, ठीक है। सर या तो ये सनई होगा या तो नारियल का जो वो होता है रेशा जूट जटा वही मिलता है। ऐसा है कि कुछ कंफ्यूजन न रखिए, या तो गूगल पे डाल के खुद चेक कर लीजिए, नहीं तो मैं कल बता दूंगा। चलिए आगे बढ़िए। आर्थिक समीक्षा जो है ना खत्म करिए, नहीं तो फिर आर्थिक समीक्षा में लोग आर्थिक समीक्षा ही नहीं खत्म होगी। और सबसे ज्यादा मतलब टाइम इसी में लगता है, बजट और आर्थिक समीक्षा में। इसके बाद फिर आप लोग इसको देखिएगा कैसे बढ़ेगी। देखिए आयात, अब देखिए भारत में दालों का जो प्रति ग्राम, ठीक है, दाल जो है बस खाली दाल का देखिएगा, दाल का पूछता है कि दाल जो है 2022-23 में कितना उपलब्ध था, 2021-22 में कितना था, ठीक है। 2021-22 में 53.8 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन था, और जो है 47.1 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, ठीक है, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, ठीक। 2023 तक का आंकड़ा है। और गेहूं जो है लगभग मान के चलिए कि 203 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, और चावल जो है 226.5 ग्राम प्रतिदिन है। बस ऊपर से ऊपर देख लीजिए, खाद्यान्न जो है लगभग 568.8 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। एक बार देख के डेटा बढ़ जाना है, बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दाल जरूर देखिएगा, दाल वाला पूछा हुआ है 1-2 बार ना, तो दाल जो है 47 ग्राम प्रति व्यक्ति, ठीक है, 47 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, ठीक। देखो अब भारत आयात कहाँ से करता है, रोहित सर कुछ बोलना है क्या आपको? सर ये जूट मैस्ता वाला कोड रह गया। अच्छा बम्बी बना, जूट बम्बी बना लीजिए, जूट बम्बी असम, जूट बम्बी असम, जूट बम्बी असम। अब यही जो है जब हम एक पेज वाला बना के देंगे आपको आर्थिकी का डाटा, तो लगभग यही रहेगा। थोड़ा बहुत हो सकता है 1-2 आ गए और फसलें बढ़ जाएं, वही होंगी, अन्यथा अब जो उत्पादन वाला यही रहेगा, ठीक है। अब आप लोगों को सिर्फ वो देना है जो फसलों का है, ठीक, जो मतलब वैश्विक स्तर पर फसलों का उत्पादन है उसको देना है। कोयला यानी जो खनिज संसाधन है उसको देना है, धातु खनिजों को देना है, ठीक है। ये सर सूर्यमुखी का बताया है सर। तो सूरजमुखी, अच्छा छूट गया है। सूरज जो है कर हरि ओम, सूरज करे हरि ओम, ठीक है, सूरज करे हरि ओम, सही है, सूरज करे हरि ओम, ठीक है। कोड की कथी नहीं है, बता दिए कि या कुछ और आसान बनाया तो बता दिए। सूरज करे हरि ओम, शानदार है सर। बढ़िया है एकदम, ठीक है, फिर बढ़िया है तो याद कर लीजिए। बस कुल मिला के एग्जाम में आए तो सही हो जाए, अच्छा है या बुरा है कुछ भी है, वो कहावत है ना कि मेरा पति मेरा देवता है तो अच्छा है बुरा है, कोड मेरा सही है, एग्जाम में सही हो जाए बस। आगे जाइए। अब ये थोड़ा सा डेटा अलग है इस बार, ठीक है। आयात की दृष्टि से भारत में शीर्ष जो है, मतलब एक तो एकदम अलग हो चुका है ये डेटा, तो चाइना, रूस, यूएई, फिर अमेरिका, सऊदी अरब। क्यों रमेश सर, पूरा डाटा ये अलग है। हाँ सर अलग हो गया, बदल गया है। हाँ चलिए, अब इसका कोड बना सकते हैं हम लोग, क्या बनाए? चीरू, चीरू अम्मी, चीरू, चीरू अम्मी बनाइए। चीरू अम्मी अमेरिका से सऊदी अरब गई, अमेरिका से सऊदी गई, ऐसे बना लीजिए। चीरू अम्मी अमेरिका से सऊदी गई, ठीक है। आयात करने उसी में बढ़ा दीजिए। चीरू अम्मी अमेरिका से सऊदी गई आयात करने, ये प्रश्न आता है इसलिए कोड बना लीजिए इसको। चीन, रूस, अम्मी यानी अमीरात, फिर अमेरिका और फिर सऊदी अरब है, ठीक है। ये डेटा पूरी तरह से बदला हुआ है, इस वजह से इसमें डेटा में ध्यान देने की जरूरत है। डेटा पूरी तरह से बदल गया, पिछले 5 वर्षों का जो डेटा था उसको तोड़ दिया ये रिकॉर्ड। ये पिछले 5 वर्षों का जो डेटा था ये रिकॉर्ड यहाँ पे टूटा हुआ दिख रहा है, ठीक है। चीरू अम्मी अमेरिका से सऊदी गई आयात करने,
क्लियर है? डिफाइन करना पड़ेगा या फिर आगे बढ़ जाएं? आगे बढ़िए सर। अरे आप रुक जाइए सर, आप तो पहले से जान रहे हैं, आपको पहले से कोड बनाने का तरीका बता चुके हैं, और लोगों को बताने दीजिए। और लोग बताइए सर, मैम जो भी हैं, किसी को कोई मतलब डिफाइन करना है? वंशिता मैम बोलना है कुछ? नो सर ठीक है, मतलब आगे बढ़ जाए ना फिर। चलिए ठीक है फिर। ये देखिए इधर भी डेटा बदला हुआ है निर्यात में, मतलब नीदरलैंड आ गया तीसरे नंबर पे। हाँ, अमेरिका वाली अम्मी नींद में निर्यात कर दी गई, ऐसे बना लीजिए। अमेरिका वाली अम्मी, अमेरिका वाली अम्मी नींद में निर्यात कर दी गई। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत है? आसान कर रिपोर्ट की याद करने में कोई दिक्कत होगी या फिर कुछ और बनाए? सर ये वाला थोड़ा सा इजी कर दीजिए। इजी करे कुछ? सही है सर, नींद में निर्यात हुई हो जाएगा। मैम अगर छोटा करेंगे ना तो जो अमेरिका और अम्मी, ठीक है, दोनों अ से नाम आ रहा है, इसलिए पूरा नाम लेना पड़ रहा है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा यूएई और अमेरिका में, समझ रहे हैं? और नीद तो चूंकि नीदरलैंड इधर पहली बार आ रहा है ना, इसके पहले दूसरा देश आता था, ठीक है, इस बार निर्यात में आ चुका है तीसरे नंबर पर नीदरलैंड। सर ये बोल सकते हैं कि अमेरिका अम्मी नींद में गई। अमेरिका अम्मी नींद में, तो फिर निर्यात कहाँ जाएगा? निर्यात पकड़ के रखना है ना, निर्यात भूल जाएगा। सर अमीर अम्मी नीदरलैंड निर्यात करने गई। अमीर अम्मी, हाँ अमीर अम्मी नीदरलैंड निर्यात करने गई। ये भी बना सकते हैं। वंशिता में सही लग रहा है, अमीर अम्मी नीदरलैंड निर्यात करने गई, वो भी तो उतना ही बड़ा हो रहा है लगभग। रोहित सर आप बोलिए। आपका सर ज्यादा वही कर दीजिए सर, अमेरिका वाली अम्मी नीदरलैंड गई निर्यात करने, तो आयात और निर्यात दोनों याद रहेंगे सर। इसीलिए बोला ना, अमेरिका वाली अम्मी नींद में निर्यात कर दी गई। सर उन्हीं का निर्यात, उन्हीं का निर्यात कर दिया गया ना। हाँ उन्हीं का निर्यात कर दिया ना, छोटा हो जाएगा। हाँ, अमेरिका वाली अम्मी नींद में निर्यात हुई, निर्यात कर दी गई। चलिए आ जाइए जीवन प्रत्याशा, अब स्पीड बढ़ेगी हम लोगों की। जीवन प्रत्याशा, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जो है सर्वाधिक केरल में है। कहाँ पर है? केरल में है, ठीक है, सर्वाधिक कहाँ पर है? केरल में है। अब सबसे फीसदी किसका है? मतलब उत्तर प्रदेश का नाम सबसे फीसदी है, बताइए। मतलब हंसने वाली चीज है, मानव विकास सूचकांक में जीवन प्रत्याशा उत्तर प्रदेश के लोगों को सबसे कम है। लिखा भी है सर फीसदी है, 66 है, ये याद रखिएगा, आया हुआ प्रश्न है। क्या सर? बेइज्जती है लिखना चाहिएगा। फीसदी राज्य कहाँ लिख दिए भाई, ये कुछ और लिख देना चाहिए था इनको। सर एग्जाम में सही आएगा सर, फीसदी राज्य। और क्या, वो डाटा मानव विकास संकेतक वैसे ही लिखा जाता डेटा में। चलिए तो जीवन प्रत्याशा, अब ये इसलिए देखिए उत्तर प्रदेश का 66 है, ये याद रखना है। उत्तर प्रदेश में जीवन प्रत्याशा कितनी है? 66 है। पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 65.3 है और महिलाओं की जो है 66.7% है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि महिलाओं का जो जीवन प्रत्याशा है वो पुरुषों से ज्यादा है, ये स्टेटमेंट सही है, या बन जाए पुरुषों का जो जीवन प्रत्याशा है महिलाओं से कम है, दोनों स्टेटमेंट क्या होगा? सही होगा, ठीक है। मोहित सर कुछ पूछना है क्या आपको? चलिए, शिशु मृत्यु दर जो है वो मिजोरम में सबसे कम है और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, ठीक है। शिशु मृत्यु दर जो है मिजोरम में सबसे कम है और सबसे ज्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, ठीक। तो मम्मी कोड बना लीजिए, मम्मी, ठीक है, मम्मी शिशु जो है, मम्मी शिशु, ठीक है, मम्मी शिशु। कोड नहीं लगा होगा क्या? जुन्नी गो छा मम्मी नानी। अरे सर बीगो छन मन वाला कोड बता रहे हैं क्या? कहाँ बन रहा है बीगो छन मन वाला? बन तो रहा है बीगो छन मन, नहीं बन रहा है सर, नागालैंड पहले था बीगो छन मन ना, बनेगा तो बना देते हम बीगो छन मन, मतलब जो पहले आपको याद है वो अभी तक याद है, लग रहा है। सर जनगणना का भी कोड बता देंगे क्या?
मैम सब बताया जाएगा, पहले आप लोग धीरे धीरे करते रहिए, सब बता देंगे। जनगणना अभी बता देंगे ना तो जाके एग्जाम 22 तारीख को सब बुला के हो जाएगा बंटा धार। जनगणना 3 दिन पहले बताएंगे, जो उसी समय रटे रहिए, जाके करके चले आइए। या तो सबका सही होगा या तो सबका गलत होगा, बस इतना जान लीजिए जनगणना से। या तो एकदम ब्लंडरे प्रश्न पूछेगा या तो फिर एकदम आसान प्रश्न पूछेगा। ठीक है, हम लोग खुद एकदम टारगेट में है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों का सही कराया जाए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बना लीजिए शिशु मम्मी। ठीक है, मम्मी शिशु बना लीजिए, शिशु मम्मी को दूध पिलाए, ऐसे बना लीजिए। सॉरी, शिशु मम्मी का दूध पिए बन लीजिए, शिशु मम्मी का दूध पिए। ठीक है, शिशु मम्मी का दूध पिए बना लीजिए, दूध पिए। ठीक है, तो मिजोरम जो है पहले ये था नागालैंड था, अब ये मिजोरम हो चुका है। ठीक है, डाटा बदल गया है, इंपॉर्टेंट रहेगा फिर। और फिर जो है जन्म दर जो है, ठीक है, जन्म दर कहाँ पर है? जन्म दर सबसे ज्यादा कहाँ पर? बिहार में है, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है और गोवा में सबसे कम है। ठीक है, देखिए जो रमेश सर बोल रहे थे ना, वो जो था वीगो छनमन था। ठीक है, वीगो छनमन जन्म मृत्यु शिशु मृत्यु। ठीक है, आप लोग अभी थोड़ा सा नहीं समझ पाएंगे, जब मैं लिख के इसको भेज दूंगा आप समझ जाएंगे। ठीक है, वहां पे था वीगो छनमन, जन्म मृत्यु शिशु मृत्यु था। ठीक है, जन्म मृत्यु शिशु मृत्यु, जन्म दर में वीगो हो जाएगा। फिर छत्तीसगढ़ और नागालैंड, छत्तीसगढ़ और नागालैंड जो है ये मृत्यु दर में आ जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ और नागालैंड मृत्यु दर में आ जाएगा, वीगो छनमन। और फिर मन हो जाएगा वीगो छन मन। फिर मध्य प्रदेश वीगो छन मम्मी हो जाएगा, यहाँ पे वीगो छन मम्मी। ठीक है, मैं एक बार लिख के भेजूंगा, आप लोग समझ जाएंगे, आसानी से हो जाता है। ठीक है, वो कोड जो है बहुत आसान रहता है। ठीक है, और प्रजनन दर सर्वाधिक कहाँ पर है? बिहार का है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। तो आप देखते हैं जन्म दर और प्रजनन दर दोनों आपस में वैरी कर रहा है। जन्म दर और प्रजनन दर दोनों आपस में क्या कर रहा है? वैरी कर रहा है। सर्वाधिक जो जन्म दर है वो बिहार में है और सर्वाधिक जो प्रजनन दर है वो भी कहाँ है? बिहार में है। जन्म दर और प्रजनन दर कैसे मापते हैं, कौन बताएगा? प्रजनन दर को जो मापने का पैमाना है क्या बताएं, कौन बताएगा? कोई बताइए, एक बार हैंड रेज कीजिए। जनसंख्या आप लोगों ने पढ़ी होगी। रमेश सर आप बताइए। सर जो एज होती है उसके दौरान एक कितनी औसत बच्चे मतलब पैदा करते हैं, उससे एक जो महिला है, एक जो मतलब एक महिला के द्वारा अपने प्रजनन काल के दौरान, प्रजनन उम्र के दौरान कितने बच्चे पैदा करते हैं, वो है प्रजनन दर। लेकिन ये कैसे मापते हैं, मैं वो जानना चाह रहा था। प्रजनन दर कौन बताएगा? नितिन बताओ, बताएगा तुम लोगों को? ऋषि मैम बताइए आप। सर इसमें जो जन्म की संख्या होती है वो ले लेते हैं और मतलब डिवाइड कर देते हैं, तो उसको महिलाओं की संख्या से और 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैम यही तो मैं जानना चाह रहा था, 1000 यहाँ नहीं है। अच्छा सर, फिर मुझे तो 1000 ही ध्यान था सर। एक बार अगर थोड़ा सा आप लोग देखिए, जहां तक मुझे याद आ रहा है 1 लाख है यहाँ पे। ठीक है, जो प्रजनन दर है 1 लाख पे देखते हैं, जबकि देखिए हर जगह पर है। क्या चीज? जी सर 1 लाख है, 1 लाख। ठीक है, प्रति लाख। ठीक है ऋषि मैम, क्लियर है ये? देखिए जहां पर प्रति हजार दिया वो सब दिया है, प्रजनन दर जो है प्रति लाख पे देखा जाता है। ठीक है, प्रति लाख, यहाँ आप लोग बढ़ा लीजिए प्रति लाख। ठीक है, किस पे है? प्रति लाख। प्रति 1000 ही है सर, मैंने अभी गूगल चेक भी किया है। गूगल पे देखिए प्रजनन दर का अर्थ है बच्चा पैदा कर सकने की आयु, जो आमतौर पर 15 से 49 वर्ष होती है, वाली प्रति 1000 स्त्रियों की इकाई के पीछे जीवित जन्मे बच्चों की संख्या। सर 1000 ही आ रहा है सर, एक बार आप चेक कीजिएगा इसको। तो मातृ मृत्यु दर 1 लाख पे होता है। MMR MMR है, तो ठीक है, मैं देखता हूँ मैम, जनसंख्या वाले में एक बार देखूंगा, मुझे हो सकता है गड़बड़ हो गया हो। ठीक है, मतलब 1000 है, तो ठीक है, यहाँ पे भी 1000 बढ़ा लीजिए आप लोग। MMR को फिर देखना पड़ेगा, क्योंकि एक कोई 1 लाख पे है। ठीक है, मैम एक बार आप डाल दीजिए MMR भी देख लीजिए। ठीक है, प्रजनन दर, ठीक है मैम, आपका थैंक यू, हम लोगों को कंफ्यूजन था। ठीक, इसको थोड़ा MMR भी देख लीजिए। MMR 1 लाख ही है। हाँ ठीक है, तो MMR को बढ़ा लीजिए आप लोग, MMR को जो प्रति लाख हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया सबको? MMR जो है प्रति लाख पे हो जाएगा, और जो है जो प्रजनन दर जो है वो प्रति हजार हो जाएगा। प्रजनन दर क्या हो जाएगा? प्रति हजार। चलिए ठीक है, उसके बाद
प्रजनन दर सर्वाधिक बिहार के, उत्तर प्रदेश के 2.7, इसे याद रखिएगा। जी रोहित सर कुछ बोलना है क्या आपको? रोहित सर सर ये जो टोटल मृत्यु दर प्रति 1000 बाई 2020 लिखा है, इसमें सर हमें 1 लाख कर देना है क्या? नहीं नहीं नहीं, वहां नहीं करना सर, MMR में लिखिए, MMR मात्र मृत्यु दर, वो सब सही है, बस नीचे लिखिए मात्र मृत्यु दर, जो यहाँ नहीं दिया हुआ है, जो अलग से। हाँ वो मात्र मृत्यु दर पूछेगा प्रति 1 लाख। ठीक है, अभी इसमें देखिए, अब आपको कौन कौन से डेटा याद करना है जो मेन है। हर जगह पे उत्तर प्रदेश का डेटा इंपॉर्टेंट रहेगा। उत्तर प्रदेश का जो जन्म प्रत्याशा है वो 66 है, इंपॉर्टेंट रहेगा। उत्तर प्रदेश में जो शिशु जन्म दर है वो तो दिया नहीं है, देखना पड़ेगा, मैं जो आर्थिकी का डेटा है उससे देख के बता दूंगा आप लोगों को। उसके बाद जो है कहाँ गया, जो जन्म दर है, जन्म दर में उत्तर प्रदेश की जो डाटा है वो 25.1 है। कितना है? 25.1 है, इसे याद रखना है आपको, 25.1। ठीक है, जन्म दर कितना है? 25.1 है। और जो ये है प्रजनन दर है 2.7 है, प्रजनन दर कितना है? 2.7 है। इससे रिलेटेड प्रश्न 2022 में था क्या शायद, जो कि गलत दिया हुआ था डाटा, 2.2 दिया था जबकि 2.3 था, 2.3 समथिंग था, 2.2 दिया हुआ था। वो क्वेश्चन ये था कि 2.1 स्थिरता पूछा था कितने पर होता है। नहीं, स्थिरता तो सर वो जनसंख्या प्रतिस्थापन दर पूछा था, वो दूसरी चीज है सर। 2021 में वो प्रश्न था, जनसंख्या प्रतिस्थापन दर 2.1% था। जो मैं डाटा बता रहा हूँ 2022 में था कि भारत की जो जन्म दर है, ठीक है, टोटल औसत जो जन्म दर है 2 पॉइंट कितना है, तो मतलब जो डाटा था एक जगह पे 2.3 था, एक जगह पे 2.1 था, 2.2 कहीं पे नहीं था। आयोग ने मतलब 2.1 और 2.3 कहीं नहीं दिया था, 2.2 दिया हुआ था, तो आयोग ने 2.2 माना था, बाद में इसको हटा दिया था। ठीक है, चलिए 2.1 है ना, क्या चीज? जनसंख्या प्रतिस्थापन दर है मैम, जनसंख्या प्रतिस्थापन दर। भारत का सर, क्या भारत का? कुल प्रजनन दर मतलब भारत का कितना है? मैम अभी यहाँ डाटा नहीं दिया हुआ है, फिर हम आर्थिकी का डेटा देख के बताएंगे। लगभग 2.1 जो आप बता रहे हैं सही है, वो ही है, 2.1 ही है ना, 2.1 ही है। जहाँ तक मैं एक बार डाटा देख लूंगा तो बता दूंगा, शायद कम हुआ है, और ये 2.0 हुआ है शायद, 1 मिनट में 2.0 जहाँ तक हुआ है। ठीक है, ये कम हो गया, 2.01 है। हाँ जी सर, 2.01 सर, 2022 से। 2022 में ना, हाँ वही मैम, 2.0 लेकिन याद रखिएगा 2.0, चूंकि 2.01 नहीं देगा डाटे में, 2.0 देगा। 2.1 से भी कम हो चुका है। ठीक है, तो जनसंख्या प्रतिस्थापन की दर जो है अब भारत में कम होने लगी, यानी भारत में अब जनसंख्या घटेगी और युवा आबादी जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है, ये याद रखना है। अब आ जाइए PM स्वदेश निधि। जीवन प्रत्याशा ओवरऑल कितनी है ओवरऑल? इंडिया? सर अभी यहाँ दिया है, वही तो बता रहा है, हम आर्थिकी का डेटा देखेंगे तभी सर बताएंगे। ये लगभग जो 66 है, ये लगभग 67 या 68 के आसपास है। राष्ट्रीय स्तर पर जन्म दर 27.5। ठीक है, रुक गया, ये लगभग देखिए 68 पॉइंट कुछ होगा, 68 या 69 के आसपास होगा पूरे राष्ट्रीय स्तर पे। मैं एक बार देखूंगा तब बता दूंगा। ठीक है सर, क्या चीज? भारत को जो जीवन प्रत्याशा है, भारत की एक्सपेक्टेंसी ओवरऑल जीवन ये देखना पड़ेगा सर। ठीक है, अब 12 बज गए हैं। ठीक है, हेलो, ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे क्या